आज का विषय है फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि वित्तीय बाजार। हमारे पास जो सामग्री है वो इस जटिल दुनिया के इंजन रूम का एक ब्लूप्रिंट जैसी है। बिल्कुल। ये हमें बताएगी कि अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे घूमता है, कंपनियां मतलब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी कहाँ से जुटाती हैं। और निवेश के रास्ते क्या क्या हैं? हाँ, तो आज हमारा मिशन है इस इंजन रूम के पुर्जों को समझना। हम जानेंगे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है, बॉन्ड्स की रंगीन दुनिया में गोता लगाएंगे। जिसमें मसाला बॉन्ड्स जैसी दिलचस्प चीजें भी है। बिल्कुल। और देखेंगे कि आईपीओ, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय बाजार उसके एक तरह से धमनियों की तरह है। सही बात है। अगर ये सही से काम ना करें तो पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो आज हम इन बाजारों की बनावट, इनके औजारों और इन्हें चलाने वाले नियमों को समझेंगे। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है एक तरह से एक 100 मीटर की स्प्रिंट है और दूसरा एक मैराथन। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार वो स्प्रिंट है। अच्छा। ये शॉर्ट टर्म यानी कम समय के उधार के लिए है। इसका मुख्य काम है कंपनियां और बैंकों के डे टू डे के खर्चों यानी मतलब वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करना। एग्जैक्टली हाँ, वर्किंग कैपिटल के लिए। यहाँ ज्यादातर खिलाड़ी बैंक ही होते हैं और आम लोगों की भागीदारी न के बराबर होती है। और क्योंकि बैंक शामिल है तो रेगुलेटर आरबीआई होगा। बिल्कुल। इसका बड़ा बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ठीक है। तो अगर मनी मार्केट स्प्रिंट है तो कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार वो मैराथन हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। हाँ, जैसे किसी कंपनी को नई फैक्ट्री बनानी है या किसी नए देश में अपना बिजनेस फैलाना है। सही पकड़ा। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है। ये सीधे सीधे देश में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। और इसमें हम जैसे आम निवेशक भी हिस्सा लेते हैं। हाँ, इसमें बैंक, वित्तीय संस्थान और आप और हम जैसे आम निवेशक सब हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि यहाँ आम निवेशकों का पैसा लगा होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए रेगुलेटर भी बदल जाता है। हाँ, यहाँ का रेगुलेटर है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस शॉर्ट टर्म वाली दुनिया यानी मनी मार्केट में पैसा इतनी तेजी से घूमता कैसे है? हमारे सोर्सेज में कुछ टूल्स का जिक्र है, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर्स, ये सब क्या है? ये सभी टूल्स असल में एक ही काम करते हैं। ये पक्का करना कि पैसा एक दिन के लिए भी बेकार ना पड़ा रहे। ये इकोनॉमी की समझ लीजिए हाई स्पीड प्लम्बिंग की तरह है। हाई स्पीड प्लम्बिंग, अच्छा। जैसे कॉल मनी मार्केट, ये वो जगह है जहां एक बैंक जिसे अचानक कैश की जरूरत पड़ गई, वो दूसरे बैंक से उधार ले लेता है? हाँ, एक रात के लिए। अच्छा। ये बैंकों का अपना आपसी लेन देन का एक सिस्टम है। अच्छा, ये तो बैंकों की बात हुई, पर कंपनियों के लिए क्या विकल्प है? उनके लिए एक बहुत पॉपुलर टूल है कमर्शियल पेपर्स या सीपीज। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो बड़ी भरोसेमंद कंपनियां जारी करती हैं। इनकी अवधि कितनी होती है? 1 साल तक। एक मिनट, सोर्सेज में लिखा है कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कोई गारंटी नहीं। ये तो बड़ा रिस्की लगता है। हाँ, और इसीलिए इन्हें जारी करने के लिए एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही कंपनियां इन्हें जारी कर पाती हैं जिनकी साख अच्छी हो। गॉट इट। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स सीडीज हैं जो बैंक जारी करते हैं, और कमर्शियल बिल जो दो बिजनेस के बीच उधार पर लेन देन के सबूत के तौर पर काम करते हैं। तो इन सब का मकसद एक ही है, शॉर्ट टर्म में पैसों का फ्लो बनाए रखना। बिल्कुल। ठीक है। तो मनी मार्केट दिन प्रतिदिन के कैश फ्लो को संभालता है, पर जैसा हमने कहा, जब किसी कंपनी को कुछ बड़ा करना हो तो उन्हें लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। यहीं पर कैपिटल मार्केट की एंट्री होती है। बिल्कुल। और कैपिटल मार्केट में पैसा जुटाने के दो मेन रास्ते हैं। पहला, आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचें। जिसे हम इक्विटी कहते हैं। हाँ, इक्विटी। यानी शेयर्स जारी करना, मतलब आप कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा आम लोगों को बेच रहे हैं। सही बात है। और वो आपकी कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है पैसा उधार लेना, जिसे हम डेट कहते हैं। इसका सबसे कॉमन टूल है बॉन्ड। तो बॉन्ड में आप हिस्सेदारी नहीं देते, बल्कि एक निश्चित समय के लिए उधार लेते हैं और उस पर ब्याज चुकाने का वादा करते हैं। एग्जैक्टली। और बॉन्ड्स की दुनिया तो कमाल की है। सोर्सेज में इतने तरह के बॉन्ड्स थे। चलिए जीरो कूपन बॉन्ड से शुरू करते हैं। इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि इस पर कोई रिटर्न ही नहीं मिलता। नहीं, रिटर्न मिलता है, बस तरीका थोड़ा अलग है।
इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक 100 रुपए का गिफ्ट कार्ड सेल में 90 रुपए का खरीदते हैं। अच्छा। आपको इसे रखने के दौरान कोई ब्याज नहीं मिलता, पर जब आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको पूरे 100 रुपए मिलते हैं। तो वो जो 10 रुपए का फर्क है वही मेरी कमाई है। हाँ, वही आपका लाभ है। जीरो कूपन बॉन्ड भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत क्लेवर है। और फिर हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। क्या ये सरकार की तरफ से सोने के बिस्कुट बेचने की कोई स्कीम है? आप इसे एक तरह का डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं। डिजिटल गोल्ड। हाँ, सरकार आपको सोने में निवेश करने का मौका देती है, बिना सोना खरीदने और उसे घर पर सुरक्षित रखने की टेंशन के। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। जो फिजिकल गोल्ड रखने पर कभी नहीं मिलता। कभी नहीं। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप इसे गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। बहुत खास बॉन्ड्स हैं। इनसे जुटाया गया पैसा सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कोई सोलर पावर प्लांट लगाना हो या इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बनाना हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का एक जरिया है। ऑल राइट, नाउ द वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर। हमारे सोर्सेज में जेम्स बॉन्ड की तस्वीर थी मसाला बॉन्ड के बगल में। मुझे पूछना ही पड़ेगा, इसका क्या कनेक्शन है? काश इसका जेम्स बॉन्ड से कोई लेना देना होता। नहीं, इसका नाम मसाला इसलिए है क्योंकि ये भारत से जुड़ा है। अच्छा। ये वो बॉन्ड्स हैं जो कोई भारतीय कंपनी विदेशी बाजार में जारी करती है, लेकिन ये होते रुपए में है, रुपी डिनोमिनेटेड। एक मिनट, विदेशी बाजार में पर रुपए में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब विदेशी निवेशक इसे खरीदेगा तो वो रुपए में पेमेंट करेगा, और जब बॉन्ड की अवधि पूरी होगी तो उसे रुपए में ही पैसा वापस मिलेगा। तो इसमें करेंसी के उतार चढ़ाव का रिस्क किसका हुआ? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क निवेशक पर होता है, न कि जारी करने वाली भारतीय कंपनी पर। अच्छा, ये तो भारतीय कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, पर कोई विदेशी निवेशक ये रिस्क क्यों लेगा? हायर रिटर्न्स के लिए। आमतौर पर भारतीय बाजार में ग्रोथ की संभावना और ब्याज दरें विकसित देशों से ज्यादा होती हैं। तो निवेशक उस ज्यादा रिटर्न के लिए ये करेंसी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, बॉन्ड्स यानी उधार। अब इक्विटी यानी हिस्सेदारी पर वापस आते हैं। हम हर रोज आईपीओ सुनते रहते हैं, खासकर जब कोई नई बड़ी कंपनी बाजार में आती है। ये होता क्या है सिंपल शब्दों में? जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने शेयर्स जारी करती है और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। और ये सब होता है प्राइमरी मार्केट में? हाँ, प्राइमरी मार्केट में, जहाँ कंपनी और निवेशक के बीच सीधी डील होती है। और अगर वही लिस्टेड कंपनी बाजार से और पैसा जुटाने के लिए दोबारा नए शेयर्स जारी करे तो उसे एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एग्जैक्टली, वो भी प्राइमरी मार्केट का ही हिस्सा है। तो फिर सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक बार ये शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इशू हो गए, फिर इनकी असली खरीद बिक्री शुरू होती है सेकेंडरी मार्केट में, यानी हमारे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ निवेशक आपस में ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। और ये शेयर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, ये एक जरूरी अंतर है। इक्विटी शेयर धारक जो है वो कंपनी के असली मालिक होते हैं। उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है। हाँ, उन्हें कंपनी के बड़े फैसलों में वोटिंग का अधिकार मिलता है, लेकिन उन्हें डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा तभी मिलेगा जब कंपनी अच्छा मुनाफा कमाएगी। और प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर धारकों को डिविडेंड देने में प्राथमिकता दी जाती है और उनका डिविडेंड भी अक्सर फिक्स्ड होता है, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। आमतौर पर नहीं। हाँ, तो एक तरह से एक आपको पावर देता है और दूसरा आपको पेमेंट में प्रायोरिटी। सोर्सेज में कुछ और टर्म्स थे जो अक्सर बिजनेस न्यूज की हेडलाइंस में रहते हैं। ईसीबी, पी नोट्स और क्रेडिट रेटिंग। ये थोड़े टेक्निकल हैं, इन्हें क्विकली डिमिस्टिफाई करते हैं। जरूर। ईसीबी का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सीधी भाषा में, जब कोई भारतीय कंपनी विदेश से डॉलर या किसी और करेंसी में लोन लेती है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अक्सर विदेशी ब्याज दरें भारत से कम होती हैं, लेकिन रिस्क ये है कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया तो लोन चुकाने की लागत बढ़ जाती है। और पी नोट्स, इनकी रेप्यूटेशन हमेशा थोड़ी रहस्यमयी, लगभग कंट्रोवर्शियल रही है। ऐसा क्यों? पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स असल में वो एक तरह का शॉर्टकट थे। इनके जरिए विदेशी निवेशक बिना सेबी के पास सीधी रजिस्टर किए भारतीय बाजार में पैसा लगा सकते थे। अच्छा, किसी और के जरिए? हाँ, किसी रजिस्टर्ड संस्था के जरिए। पहले इन पे नियम उतने सख्त नहीं थे, इसलिए इनके गलत इस्तेमाल की चिंता रहती थी। अब नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। और आखिर में
क्रेडिट रेटिंग। हम सुनते हैं कि मूडीज ने भारत की रेटिंग बदल दी या S&P ने ये कहा। क्या ये हमारे सिबिल स्कोर जैसा ही है, पर देशों और कंपनियों के लिए? परफेक्ट एनालॉजी। ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे आपका सिबिल स्कोर बताता है कि आपको लोन देना कितना सेफ है, वैसे ही ये एजेंसियां बताती हैं कि किसी कंपनी या देश को उधार देना कितना सुरक्षित है। बिल्कुल। ट्रिपल ए रेटिंग मतलब सुपर सेफ, और BBB या BA3 जो भारत की रेटिंग है, वो सबसे निचली इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मानी जाती है। ओके, ये सब एक आम इंसान के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सीधे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाना सबके बस की बात नहीं। शायद यहीं पर म्यूचुअल फंड और ETF की एंट्री होती है। बिल्कुल, ये निवेश को आसान बनाने के लिए ही बने हैं। म्यूचुअल फंड को आप एक बड़ी बास्केट की तरह समझ सकते हैं। जिसमें बहुत सारा सामान है। हाँ, जिसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे अलग-अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। तो फिर ETF इससे अलग कैसे है? वो भी तो एक बास्केट ही है। तो वो भी एक बास्केट ही, पर ETF एक स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप उसे बाजार के समय में कभी भी खरीद बेच सकते हैं और उसकी कीमत रियल टाइम में ऊपर नीचे होती रहती है। जबकि म्यूचुअल फंड की कीमत दिन में सिर्फ एक बार तय होती है। हाँ, बाजार बंद होने के बाद, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। सोर्सेज में कुछ सरकारी ETFs का भी जिक्र था, जैसे CPSC ETF और भारत 22 ETF। तो क्या सरकार भी इस टूल को इस्तेमाल कर रही है? हाँ, पिछले कुछ सालों में सरकार के लिए अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने यानी विनिवेश करने का ये एक बहुत पॉपुलर तरीका बन गया है। और भारत बॉन्ड ETF? हाँ, वो भी आया है, जो सिर्फ AAA रेटेड सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में ही निवेश करता है, जो इसे काफी सुरक्षित विकल्प बनाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि मनी मार्केट अर्थव्यवस्था का शॉर्ट टर्म कैश मैनेजर है और कैपिटल मार्केट उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है। और हमारे पास मसाला बॉन्ड से लेकर ETFs तक हर जरूरत के लिए अलग-अलग टूल्स मौजूद हैं। सही कहा, पर ये समझना भी जरूरी है कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। जैसा हमारे सोर्सेज में बताया गया है, भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में अभी भी लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी मतलब खरीद बिक्री की कमी? हाँ, और निवेशक भी बहुत सीमित हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए RBI ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी TLTRO जैसे कदम उठाए हैं, पर अभी भी काफी काम बाकी है। और आखिर में एक विचार, ये सब कुछ भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ता है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य में भारत के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए ये पैसा आएगा कहाँ से? हमें ऋण यानी डेट और इक्विटी यानी हिस्सेदारी के बीच क्या संतुलन बनाना होगा? क्या हमें मसाला बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स जैसे और नए क्रिएटिव तरीकों की जरूरत पड़ेगी? या फिर हमें मौजूदा बाजारों को ही और गहरा और मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा? ये $1 मिलियन नहीं, बल्कि $1 ट्रिलियन का सवाल है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। हम सब सुनते हैं कि देश में अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन ये पैसा आखिर आता कैसे है, किन रास्तों से? और जब आ जाता है तो वो जमीन पर कैसे उतरता है? हाँ, बिल्कुल। सड़क, बिजली और बंदरगाह में कैसे बदलता है? हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस पूरे सफर के हर मोड़ और हर रुकावट को दिखाते हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। ये वाकई एक पहेली जैसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये उम्मीदों की भी कहानी है। हर निवेश, हर प्रोजेक्ट के पीछे नौकरियां पैदा करने का, व्यापार को आसान बनाने का और देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का वादा छिपा होता है। बिल्कुल। आज हम इन योजनाओं को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि कागज पर बनी शानदार नीतियां जमीन पर उतरते उतरते किन हकीकतों से टकराती हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। पैसा आता कहाँ से है? 2 शब्द हैं जो हम बार बार सुनते हैं, FDI और FPI। FDI और FPI सुनने में तो भाई भाई लगते हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि इनके इरादों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी के घर में हिस्सेदार बनने जैसा है। अच्छा। कोई विदेशी कंपनी भारत आकर एक फैक्ट्री लगाती है, ऑफिस खोलती है या किसी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदती है कि उसका मैनेजमेंट में दखल हो जाए। ये एक
लंबा रिश्ता है। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं लाते। नहीं, यही तो खास बात है। ये अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और काम करने का एक नया तरीका भी लाते हैं। इसीलिए इसे ज्यादा स्थिर और फायदेमंद माना जाता है। और एफपीआई? वो क्या है फिर? एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, उस घर में हिस्सेदार बनने की बजाय उसके शेयर खरीदने जैसा है। ओके, ये निवेशक यहाँ की कंपनियों के शेयर्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कमाते हैं और जब चाहें अपना पैसा निकाल कर जा सकते हैं। ये बहुत तेजी से आता है और उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। इसीलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। ये बाजार में लिक्विडिटी तो बढ़ाता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंपनी में लगाया गया पैसा कभी एफडीआई हो सकता है और कभी एफपीआई। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पैसा लगाया गया है। एकदम सही पकड़ा। यहीं पर अरविंद मायाराम समिति का जिक्र आता है ना? हाँ, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। मायाराम समिति ने एक बहुत साफ लकीर खींची है। अगर कोई विदेशी निवेशक किसी लिस्टेड भारतीय कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे एफडीआई माना जाएगा। मतलब इरादा साफ है, आप मैनेजमेंट में शामिल होना चाहते हैं, आप लंबी रेस के घोड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर निवेश 10% से कम है तो आप सिर्फ एक वित्तीय निवेशक हैं, यानी एफपीआई। मतलब सिर्फ 0.1% का फर्क एक निवेशक का किरदार ही बदल देता है। लेकिन अगर कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड ही ना हो, तब तो सारा निवेश एफडीआई ही होगा। बिल्कुल। अनलिस्टेड कंपनी में किसी भी तरह का इक्विटी निवेश सीधे सीधे एफडीआई ही माना जाता है, क्योंकि वहां आप कंपनी के मालिकाना हक में सीधे तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। ये तो साफ है कि एफडीआई जरूरी है, लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या हम हर किसी को हर सेक्टर में आने दे रहे हैं? क्या कोई रेड लाइन है? दस्तावेज बताते हैं कि जुआ, लॉटरी या परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मनाही है, जो समझ आता है। लेकिन जिन सेक्टर्स में इजाजत है, वहां आने के रास्ते भी अलग-अलग हैं, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। हाँ, और ये रास्ते ही तय करते हैं कि निवेश कितनी आसानी से आएगा। पहला और सबसे पसंदीदा रास्ता है ऑटोमेटिक रूट। नाम से ही लगता है आसान होगा। हाँ, ज्यादातर काम ऑटोमेटिक है। विदेशी कंपनी पैसा लाती है और 1 महीने के अंदर बस आरबीआई को बता देती है कि हम आ गए हैं। ज्यादातर सेक्टर्स इसी रूट के तहत आते हैं। और दूसरा रास्ता है अप्रूवल रूट या सरकारी रूट। ये उन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए है जहां सरकार फूंक कर कदम रखना चाहती है या जब निवेश की रकम 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। तो उसके लिए पहले सरकार से हरी झंडी लेनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो एफडीआई से फायदा तो बहुत है। देश में डॉलर आते हैं, नई तकनीक आती है, नौकरियां बनती हैं, बाजार में कंपटीशन बढ़ता है। हाँ। लेकिन क्या इसका कोई स्याह पहलू भी है? यहीं पर हमें एक बड़ा पैटर्न दिखता है। हाँ। सबसे बड़ा फायदा तो पूंजी और टेक्नोलॉजी का है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी आती है तो वो बाजार में इतना पैसा और ताकत झोंक देती है कि हमारे छोटे लोकल बिजनेस उनके सामने मतलब टिक ही नहीं पाते। ये एक अनफेयर फाइट जैसी हो जाती है। और एक समस्या जिसका जिक्र दस्तावेजों में है, हाँ। वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये एक तरह की अकाउंटिंग की बाजीगरी है। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक ब्रांच भारत में है और दूसरी किसी ऐसे देश में जहां टैक्स बहुत कम है। ओके। तो वो कंपनी जानबूझकर अपनी भारतीय ब्रांच से कम कीमत पर सामान खरीदकर उस टैक्स हेवन वाले देश की ब्रांच को बेच देगी। इससे भारत में उसका मुनाफा कम दिखेगा और उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, जबकि असली मुनाफा वो दूसरे देश में ले जाएगी। बिल्कुल। इससे मेजबान देश को टैक्स का भारी नुकसान होता है। और एक और बात जो मुझे खटक रही है, क्या ये पैसा पूरे देश में बराबर फैलता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। पैसा चाहे एफडीआई से आए, हमेशा आसान रास्ता खोजता है। इसका मतलब है कि ये उन्हीं राज्यों में जाता है जहां पहले से सड़कें हैं, बंदरगाह हैं और जमीन मिलना आसान है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। हाँ, नतीजा अमीर राज्य और अमीर होते जाते हैं और पिछड़े राज्यों में बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में ही दौड़ते रहते हैं। ये सिर्फ असमानता नहीं, ये विकास का एक तरह से ट्रैफिक जाम है। 1 मिनट, मतलब देश के अंदर ही एक ऐसा इलाका बनाना जहां देश के बाकी कानून पूरी तरह लागू नहीं होते। ये तो एक देश के अंदर देश बनाने जैसा लगता है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी SEZ। आपका सोचना बिल्कुल सही है। SEZ असल में देश के अंदर विदेशी जमीन के टुकड़े जैसे होते हैं। इन्हें खासतौर पर निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
अच्छा, तो यहाँ कंपनियों को कुछ खास सुविधाएं मिलती होंगी? बहुत खास। उन्हें टैक्स में भारी छूट दी जाती है, कच्चे माल के आयात पर कोई ड्यूटी नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर क्लियरेंस के लिए दर्जनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक ही जगह से सारा काम हो जाता है। जिसे सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। हाँ, और इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 तक भारत के कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं एसईजेड से आ रहा था। असर तो हुआ है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इनके साथ कई समस्याएं भी आईं। जमीन अधिग्रहण को लेकर बहुत विवाद हुए। अच्छा। कई जगहों पर कंपनियों ने एसईजी के नाम पर सस्ती जमीन तो ले ली, लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं किया। और डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन भी कुछ तरह की निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताता है, जिससे इन पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है। शायद इसीलिए बाबा कल्याणी समिति ने एक सुझाव दिया कि इनका नाम और काम दोनों बदल दिया जाए। उन्हें रोजगार और आर्थिक एन्क्लेव यानी ईईसीज कहा जाए। बिल्कुल। सोच ये है कि अब ध्यान सिर्फ निर्यात पर ना हो, बल्कि रोजगार बनाने और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर हो। इसी से मिलती जुलती एक और योजना है निम्स। हाँ, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र। ये एसईजी से भी बहुत बड़े होंगे, लगभग पूरे औद्योगिक शहर जैसे, जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस होगा। तो 1 मिनट रुकते हैं। हमने अब तक 3 तरह के मॉडलों की बात की, एफडीआई और एफपीआई जो विदेश से पैसा लाने के तरीके हैं, एसईजी और निम्स जो निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए खास जोन है। और अब हम बात करेंगे उस मॉडल की जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बिल्कुल सही समय है इस पर बात करने का, क्योंकि जब देश में हाईवे, एयरपोर्ट या बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो सरकार के पास अकेले न तो इतना पैसा होता है और न ही हर तरह की तकनीकी महारत। तो यहीं पर पीपीपी मॉडल काम आता है। हाँ, सरकार जमीन देती है, क्लियरेंस में मदद करती है, और प्राइवेट कंपनी अपना पैसा, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल लगाकर प्रोजेक्ट को बनाती और चलाती है। इसका सबसे मशहूर मॉडल तो बीओटी है, बनाओ, चलाओ, ट्रांसफर करो। बिल्कुल। प्राइवेट कंपनी हाईवे बनाती है, कई सालों तक टोल वसूल कर अपनी लागत और मुनाफा निकालती है, और फिर हाईवे सरकार को सौंप देती है। लेकिन इसमें तो सारा जोखिम प्राइवेट कंपनी का हुआ। हाँ, बीओटी मॉडल में प्राइवेट कंपनी को सारा पैसा खुद लगाना पड़ता था, जिससे उनका जोखिम बहुत ज्यादा होता था। कई कंपनियां हिचकिचाती थीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। हाँ, खासकर सड़क परियोजनाओं के लिए। इसमें सरकार कहती है, चिंता मत करो, 40% पैसा हम निर्माण के दौरान ही दे देंगे। इससे कंपनी का बोझ हल्का हो जाता है और वो ज्यादा हिम्मत से काम कर पाती है। लेकिन इन दस्तावेजों को देखकर लगता है कि ये रास्ता भी फूलों से नहीं भरा है। यहाँ भी वही जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण क्लियरेंस में देरी और लंबे समय के लिए फाइनेंस की कमी जैसी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं। हाँ, और यही इन सभी मॉडल्स का सबसे बड़ा सच है। कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। केलकर समिति ने तो स्विस चैलेंज मॉडल को लेकर भी चेतावनी दी थी, क्योंकि उसमें पारदर्शिता की कमी और पक्षपात की आशंका बहुत ज्यादा थी। और ये जो फाइनेंस और जमीन अधिग्रहण की समस्याएं हैं, ये सबसे ज्यादा दिखती हैं भारत के सबसे बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स में। और शायद सबसे जरूरी है बिजली। बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना तो कोई फैक्ट्री, कोई रेलवे, कोई बंदरगाह चल ही नहीं सकता। तो यहीं से शुरू करते हैं। जरूर। बिजली की कहानी 3 हिस्सों में बटी है। उत्पादन, जनरेशन, जहां बिजली बनती है, ट्रांसमिशन, जहां उसे हाई टेंशन तारों से शहरों तक लाया जाता है, और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां वो हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। हाँ, पहले 2 हिस्सों में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी समस्या इस कहानी के आखिरी और सबसे कमजोर हिस्से में है, बिजली वितरण कंपनियां, जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं। और इन डिस्कॉम्स की सबसे बड़ी बीमारी है AT&C लॉस। डिस्कॉम्स की हालत उस इंसान जैसी है जिसकी बाल्टी में छेद है। अच्छा। वो ऊपर से जितना भी पानी डाले, नीचे से टपकता रहता है। ये AT&C लॉस वही छेद हैं। इसमें 2 चीजें शामिल हैं, टेक्निकल लॉस यानी पुराने तारों की वजह से बिजली का रास्ते में ही बर्बाद हो जाना, और कमर्शियल लॉस यानी बिजली की चोरी और बिलों का भुगतान न होना। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि डिस्कॉम्स को बिजली खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और बिलों से उनकी कमाई कम होती है, और ये घाटा बढ़ते बढ़ते कर्ज का पहाड़ बन जाता है। उदय जैसी योजनाएं इसी के लिए थीं। हाँ, वो इसी बाल्टी में और पानी डालने की कोशिश थी, लेकिन जब तक ये छेद बंद नहीं होंगे, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। और एक शब्द जो बार बार आता है वो है क्रॉस सब्सिडी।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उद्योगों से बिजली का ज्यादा दाम वसूलना ताकि किसानों या घरों को सस्ती या मुफ्त बिजली दी जा सके। हम्म। ये एक सामाजिक मजबूरी भी है और आर्थिक समस्या भी। किसानों को सस्ती बिजली देना जरूरी है, लेकिन जब इसकी भरपाई के लिए आप फैक्ट्रियों से ज्यादा पैसा वसूलते हैं तो उनके लिए उत्पादन महंगा हो जाता है। जिससे हमारे उद्योग दुनिया के बाजार में मुकाबला नहीं कर पाते। सही पकड़ा। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। बिजली के बाद अब आते हैं देश की लाइफलाइन पर, भारतीय रेलवे, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है। क्या? लंबी दूरी के लिए सस्ता होने के बावजूद माल ढुलाई के मामले में रेलवे सड़कों से पिछड़ रहा है। यहाँ पर एक बड़ा व्यावहारिक मुद्दा है। सड़कें लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती हैं, यानी ट्रक सीधे फैक्ट्री के गेट से सामान उठाता है और दुकान के दरवाजे पर उतारता है। रेलवे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, माल को पहले ट्रक से स्टेशन लाओ, ट्रेन में लादो, मंजिल पर उतारो, फिर ट्रक में लादकर अपनी जगह पहुंचाओ। इस पूरे प्रोसेस में समय और पैसा दोनों ज्यादा लग जाते हैं। और दस्तावेजों में रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो का भी जिक्र है, जो बहुत ज्यादा है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ओके। भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98% के आसपास रहता है। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए खर्च हो जाते हैं, मुनाफा सिर्फ 2 रुपए का। बस इतना कम? हाँ, और इस ऊंचे ऑपरेटिंग रेशियो की सबसे बड़ी वजह है कि हम यात्री किराया बहुत कम रखते हैं ताकि आम आदमी सफर कर सके। इस घाटे की भरपाई मालगाड़ियों से ज्यादा किराया वसूल कर की जाती है। तो कंपनियां कहती हैं कि ट्रेन से माल भेजना ट्रक से भी महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो सड़क का रास्ता चुन लेती हैं। बिल्कुल। तो अब निजीकरण और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं से इस तस्वीर को बदलने की कोशिश हो रही है। हाँ, कोशिश यही है कि निजी कंपनियों को कुछ रूट पर ट्रेनें चलाने की इजाजत देकर कंपटीशन बढ़ाया जाए और सेवा बेहतर हो। बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं नई तकनीक लाएंगी और विकास को गति देंगी, लेकिन उनकी भारी लागत और जमीन अधिग्रहण की चुनौतियां भी अपनी जगह पर है। बिल्कुल। और आखिर में बंदरगाह। दस्तावेजों में एक चौंकाने वाली बात है कि हमारे 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह मिलकर देश का लगभग आधा कार्गो संभालते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी रुकावट है जो हमारी रफ्तार को धीमा कर रही है। वो रुकावट है टर्न अराउंड टाइम। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि एक जहाज को बंदरगाह में घुसने, माल उतारने या लादने और वापस निकलने में कितना समय लगता है। भारत में ये 2 दिन से ज्यादा है। और वैश्विक औसत? वैश्विक औसत 1 दिन से भी कम है। सिंगापुर या शंघाई में ये काम 24 घंटे से भी कम में हो जाता है। और वजह वही पुरानी मशीनें, कस्टम क्लियरेंस में देरी और बंदरगाह तक पहुंचने के लिए खराब सड़कें और रेल लाइनें। बिल्कुल। अगर बंदरगाह तक पहुंचने या वहां से निकलने में ही घंटों लग जाए तो जहाज का टर्न अराउंड टाइम अपने आप बढ़ जाता है। ये पूरा इकोसिस्टम एक चेन की तरह है। और अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। हाँ। हालांकि अब इस समस्या को दूर करने के लिए देश के अंदर नदियों यानी जलमार्गों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कई नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं ताकि बंदरगाहों का बोझ कम हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने पैसे के देश में आने से लेकर उसके सड़क, बिजली और बंदरगाह में बदलने तक का सफर देखा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात योजना और उसके कार्यान्वयन के बीच का तनाव है। हमारे पास SEZs और PPP जैसे शानदार मॉडल और विशाल बुनियादी ढांचा योजनाएं हैं, लेकिन उनकी सफलता हमेशा जमीनी मुद्दों को हल करने पर टिकी होती है। जमीन अधिग्रहण में देरी, लंबी अवधि के लिए फाइनेंस की कमी और नियमों की बाधाएं। कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी, और इन दोनों के बीच का फासला ही भारत की विकास की कहानी तय करता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों में ज्यादातर समाधान सरकार की तरफ से आए हैं, सरकारी समितियों की सिफारिशों से आए हैं, लेकिन आने वाले दशक में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका, चाहे वो विदेशी हो या घरेलू, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर को कैसे बदलेगी? क्या इससे समाधान तेज होंगे या नई तरह की और भी जटिल समस्याएं पैदा होंगी? नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे सफर पर जो शायद किसी छोटे शहर की फैक्ट्री से शुरू होता है और न्यूयॉर्क या दुबई की किसी स्टोर में खत्म होता है। हम सब मेड इन इंडिया को दुनिया भर में सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन किसी भारतीय उत्पाद के लिए वैश्विक बाजार में मुकाबला करने और जीतने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ता है,
ये सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं है। ये एक जटिल जाल है, हमारी मुद्रा की कीमत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों और उन सरकारी नीतियों तक जो या तो किसी कंपनी को बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह से इस पूरे सफर का नक्शा है। आज हमारा मकसद इसी नक्शे को पढ़ना है, इन मुश्किल शब्दों जैसे विनिमय दर, भुगतान संतुलन और WTO को आसान बनाना है, और ये समझना है कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से जो हम रोज सुनते हैं, रुपया और डॉलर। जब हम सुनते हैं कि $1 80 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब क्या सिर्फ इतना है कि विदेश घूमना महंगा हो जाएगा, या इसका असर उस छोटे निर्यातक पर भी पड़ता है जो करूर से चादरें एक्सपोर्ट करता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। जो हम रोज सुनते हैं, यानी $1 बराबर 80 रुपए, उसे कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट या NER। ये बस एक करेंसी को दूसरी में बदलने का रेट है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये आधी कहानी भी नहीं है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी है रियल एक्सचेंज रेट यानी RER में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत में एक शर्ट 800 रुपए की बनती है और अमेरिका में वैसी ही शर्ट $20 की। नॉमिनल रेट मतलब $1 बराबर 80 रुपए के हिसाब से तो हमारी शर्ट सस्ती लग रही है। $20 मतलब 1600 रुपए। हाँ बिल्कुल, आधी कीमत पर। सही। लेकिन अब इसमें महंगाई का तड़का लगाते हैं। मान लीजिए भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा है, तो धीरे धीरे हमारी शर्ट बनाने की लागत बढ़ती जाएगी। हो सकता है कुछ महीनों बाद वो शर्ट 900 रुपए की हो जाए। अब हमारी कीमत का फायदा थोड़ा कम हो गया। RER इसी महंगाई के अंतर को ध्यान में रखकर बताता है कि असल में हमारा सामान दूसरे देशों के मुकाबले कितना सस्ता या महंगा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी असली कॉम्पिटिटिवनेस का, कह सकते हैं, थर्मोमीटर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर भी दिखे, तब भी महंगाई के कारण हमारे निर्यातक चुपचाप वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों से प्राइस वॉर हार सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। और जब हम सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि अपने सभी बड़े व्यापारिक साझेदारों चीन, यूरोप, UAE के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं, तो हम नीर और रियर का इस्तेमाल करते हैं। ये बस RER का ही एक बड़ा रूप है, जहां हम एक देश के बजाय देशों की पूरी टोकरी से अपनी तुलना करते हैं। और RBI इसी रियर पर कड़ी नजर रखता है। अगर रियर बढ़ रहा है तो ये हमारे निर्यातकों के लिए खतरे की घंटी है। एक और शब्द जो मैंने इन स्रोतों में देखा वो है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। ये क्या कोई अलग तरह का एक्सचेंज रेट है? ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। ये बाजार का रेट नहीं है बल्कि एक आइडिया है। PPP कहता है कि अगर एक कप कॉफी अमेरिका में $3 की है और भारत में वैसी ही कॉफी 90 रुपए की है, तो असली एक्सचेंज रेट $1 = 30 रुपए होना चाहिए, चाहे बाजार में कुछ भी चल रहा हो। यह हमें बताता है कि अलग अलग देशों में रहने का खर्च असल में कितना है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2020 में भारत का PPP रेट करीब 22 रुपए प्रति डॉलर था। मतलब जो चीजें आप अमेरिका में $1 में खरीद सकते थे, उन्हें खरीदने के लिए भारत में सिर्फ 22 रुपए की जरूरत थी। वाह, ये तो अर्थव्यवस्था को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक घर का बजट होता है, कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, क्या वैसे ही एक देश भी अपने सारे विदेशी लेनदेन का हिसाब रखता है? बिल्कुल। और उस हिसाब किताब की डायरी को कहते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP। इसे एक परिवार के बजट की तरह ही समझिए। इसके 2 मुख्य पन्ने हैं। पहला है चालू खाता या करंट अकाउंट। ये आपके महीने की आमदनी और खर्च जैसा है। इसमें क्या क्या आता है? हमारे निर्यात से हुई कमाई जो इनकम है, और आयात पर हुआ खर्च जो एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर किसी भारतीय ने विदेश में निवेश किया है और वहां से मुनाफा आ रहा है, या विदेश में काम कर रहे हमारे लोग जो पैसा घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। जी, रेमिटेंसेस, वो सब हमारी आमदनी है। ये रेमिटेंसेस तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। बहुत बड़ी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दुबई में काम कर रहे एक इंजीनियर या ब्रिटेन में काम कर रही एक नर्स द्वारा भेजा गया पैसा है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत मजबूत सहारा है, अक्सर विदेशी निवेश से भी ज्यादा भरोसेमंद। ठीक है, तो ये हुआ चालू खाता। और दूसरा पन्ना? दूसरा पन्ना है पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। ये परिवार के बड़े वित्तीय फैसलों जैसा है, जैसे होम लोन लेना या जमीन बेचना।
इसमें देश में आने वाला बड़ा विदेशी निवेश आता है, जैसे एफडीआई। जब कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए सैमसंग, भारत में एक नई फैक्ट्री लगाती है, या एफआईआई, जब कोई विदेशी पेंशन फंड भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत का चालू खाते का हिसाब अक्सर लाल स्याही में होता है। मतलब हमारा खर्च यानी आयात हमारी कमाई यानी निर्यात से ज्यादा होता है। अप्रैल-फरवरी 2021-22 में ये घाटा लगभग 81 बिलियन डॉलर था। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इस घाटे को पाटना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इसकी भरपाई हम पूंजी खाते से करते हैं, यानी एफडीआई और एफआईआई से जो डॉलर आते हैं उनसे। लेकिन यहाँ एक पेच है। एफडीआई तो लंबी अवधि का निवेश है, जैसे फैक्ट्री लगाना, जो आसानी से देश से बाहर नहीं जाता। पर एफआईआई को हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी? हाँ, ये पैसा जितनी तेजी से आता है, जरा सी घबराहट होने पर उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। रुकिए, अगर निर्यात बढ़ाकर घाटा कम करना सबसे अच्छा तरीका है, तो फिर हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कर देते? रुपए को जानबूझकर सस्ता कर दें ताकि विदेशियों के लिए हमारा सामान और सस्ता हो जाए और निर्यात बढ़ जाए। इसमें क्या हर्ज है? ये एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। हाँ, अवमूल्यन से हमारे निर्यातकों को फायदा होगा, लेकिन सोचिए, जो चीजें हम आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल, मोबाइल फोन के पार्ट्स, दवाइयों का कच्चा माल, वो सब रातों रात महंगी हो जाएंगी। ओहो! इससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो एक शॉर्ट टर्म उपाय हो सकता है, लेकिन लंबे समय की सेहत के लिए सबसे अच्छा इलाज तो अपने निर्यात को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना ही है। तो ये सारा व्यापार, ये लेन देन, अरबों खरबों डॉलर का खेल, इसके कुछ नियम भी तो होंगे? कोई रेफरी भी तो होगा जो नजर रखे कि कोई बेईमानी ना करे। बिल्कुल, और उस ग्लोबल रेफरी का नाम है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO। ये 1995 में बना था। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू रूप से, बिना किसी भेदभाव के और अनुमान के मुताबिक चले। ये देशों के बीच व्यापारिक समझौतों की निगरानी करता है, बातचीत के लिए एक मंच देता है, और अगर दो देशों में कोई व्यापारिक झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाता है। ये किन सिद्धांतों पर काम करता है? स्रोतों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जिक्र है। इसके 3 बड़े सिद्धांत हैं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। इसका मतलब है, अगर भारत अमेरिका से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करता है, तो उसे WTO के हर सदस्य देश से आने वाले सेब पर शुल्क 10% करना होगा। मतलब किसी एक के साथ खास बर्ताव नहीं कर सकते। जी, आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट, अगर हम एक राष्ट्र के नजरिए से देखें तो ये तो घाटे का सौदा लगता है। भारत अपने किसी बड़े व्यापारिक साझेदार को जो फायदा दे, वही फायदा उसे एक छोटे से देश को भी क्यों देना पड़े, जिसके साथ हमारा ज्यादा व्यापार ही नहीं है? अपनी मर्जी से दोस्त चुनना बेहतर नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और कई देश यही दलील देते हैं। लेकिन WTO का सिद्धांत यह है कि अगर सब अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे तो पूरा सिस्टम अराजकता में डूब जाएगा। ये नियम छोटे और विकासशील देशों को बड़े देशों की दादागिरी से बचाता है और सबके लिए एक समान अवसर पैदा करता है। दूसरा सिद्धांत है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी भारत में आने के बाद विदेशी सामान और भारतीय सामान पर एक जैसे टैक्स और नियम लागू होंगे। और तीसरा है फ्री ट्रेड, यानी व्यापार की बाधाओं को धीरे धीरे कम करना। ठीक है, तो ये व्यापार बाधाएं क्या होती हैं? एक तो टैक्स यानी टैरिफ होता है, लेकिन मुझे गैर टैरिफ बाधाओं के बारे में कुछ समझ नहीं आया। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई देश नियमों को तोड़े बिना चुपके से नियम तोड़ रहा हो। ये कैसे काम करता है? आपने सही पकड़ा। ये व्यापार को नियंत्रित करने के बहुत चालाकी भरे तरीके हैं। टैरिफ तो सीधा साधा है, आपने आयात पर टैक्स लगा दिया, सामान महंगा हो गया। लेकिन गैर टैरिफ बाधाएं ज्यादा पेचीदा होती हैं। जैसे कोई यूरोपीय देश ये नियम बना दे कि भारत से आने वाले आमों को एक खास तरह की केमिकल टेस्टिंग से गुजरना होगा, जो बहुत महंगी और मुश्किल है। या फिर ये कह दे कि किसी खिलौने में प्लास्टिक की मात्रा एक निश्चित स्तर से कम होनी चाहिए, ये जानते हुए कि भारतीय निर्माता उस मानक को आसानी से पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, ये कोटा तय करने जैसा भी हो सकता है कि आप साल में 10,000 कारों से ज्यादा आयात नहीं कर सकते। ये नियम स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन इनका असली मकसद अक्सर अपने घरेलू उद्योग को बचाना होता है। ये तो बहुत जटिल है। हमारे स्रोतों में सेवाओं के व्यापार पर गैट्स नाम के एक समझौते का भी जिक्र है। ये वस्तुओं के व्यापार से कैसे अलग है? ये बहुत दिलचस्प है।
क्योंकि सेवा तो कोई डब्बा नहीं है जिसे आप जहाज पर लादकर भेज सकें। तो गैट सेवाओं के व्यापार को 4 तरीकों से देखता है। इसे ऐसे समझिए। पहला, आप भारत में बैठे हैं और इंटरनेट के जरिए अमेरिका की किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर या कंसल्टिंग सर्विस दे रहे हैं। इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। दूसरा, कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है और आपके होटल में रुकता है या आपके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। यहाँ ग्राहक सीमा पार करके आया है। इसे कहते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। ठीक है। तीसरा, कोई विदेशी बैंक जैसे सिटी बैंक भारत में अपनी ब्रांच खोल लेता है। ये है कमर्शियल प्रेजेंस। और चौथा, भारत से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या शेफ काम करने के लिए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाता है। ये है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स। गैट्स इन चारों तरीकों को रेगुलेट करता है। तो WTO तो सबके लिए एक जैसे नियम बनाता है, लेकिन मैंने देखा है कि देश आपस में भी खास ग्रुप या क्लब बना लेते हैं जिन्हें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA कहते हैं। क्या ये एक तरह से ग्लोबल ट्रेड में एक VIP लेन बनाने जैसा नहीं है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये आर्थिक एकीकरण की सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है PTA, तरजीही व्यापार समझौता, जहां दो देश कुछ चुनिंदा चीजों पर एक दूसरे के लिए टैक्स कम कर देते हैं। अगली और बड़ी सीढ़ी है FTA, मुक्त व्यापार समझौता, जहां लगभग सभी चीजों पर व्यापार टैक्स फ्री हो जाता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच है। ये WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि WTO इसकी इजाजत देता है, बशर्ते ये ज्यादातर व्यापार को कवर करे। तो सवाल ये है कि क्या ये FTA भारत के लिए फायदेमंद रहे हैं? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलती-जुली है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो बताती है कि 2011 से 2017 के बीच आसियान देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा $5 बिलियन से दुगना होकर $10 बिलियन हो गया। 2 गुना? ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि समझौते के बाद उन देशों से सस्ता आयात भारत में बाढ़ की तरह आ गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका जमीनी असर हुआ। इसका मतलब ये था कि लुधियाना में साइकिल पार्ट्स बनाने वाले या केरल में रबर उगाने वाले किसान अचानक मलेशिया और इंडोनेशिया से आने वाले सस्ते माल से मुकाबला करने लगे। हमारे निर्यात उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से आयात बढ़े। इसलिए अब भारत FTA करते समय ज्यादा सावधानी बरत रहा है। ये भारतीय निर्यातकों की एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। हमारे स्रोत और किन समस्याओं के बारे में बताते हैं? 4 बड़ी समस्याओं पर जोर दिया गया है। पहली, लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि कभी-कभी शंघाई से एक कंटेनर चेन्नई बंदरगाह तक भेजना उसी कंटेनर को चेन्नई से दिल्ली तक सड़क के रास्ते भेजने से सस्ता पड़ता है। अरे! सोचिए, हमारे देश के अंदर ही माल ढुलाई कितनी महंगी है। दूसरी, कर्ज पर ऊंची ब्याज दरें। हमारे उद्यमियों को जिस दर पर लोन मिलता है वह चीन या वियतनाम के उद्यमियों से कहीं ज्यादा है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। तीसरी, जैसा हमने बात की, बढ़ती गैर टैरिफ बाधाएं। और चौथी, वैश्विक मंदी, जिससे पश्चिमी देशों में हमारे सामान की मांग कम हो रही है। ये तो वाकई मुश्किल चुनौतियां हैं। तो सरकार इन सब से निपटने के लिए क्या कर रही है? स्रोतों में कुछ सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे RODTP और PLI। ये क्या है? हाँ, सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। एक है रॉड टेप स्कीम। इसका मकसद है निर्यातकों की लागत कम करना। होता यह है कि जब कोई उत्पाद बनता है तो उस पर कई तरह के टैक्स लगते हैं जिनका रिफंड नहीं मिलता, जैसे डीजल पर लगने वाला टैक्स, बिजली पर लगने वाला शुल्क। रॉड टेप स्कीम में सरकार इन्हीं छिपे हुए टैक्स को निर्यातकों को वापस कर देती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सके। और ये PLI स्कीम, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक गेम चेंजर योजना है। सरकार ने कुछ खास सेक्टर चुने हैं, जैसे मोबाइल फोन, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स। सरकार इन सेक्टर की कंपनी से कहती है, आप भारत में अपना उत्पादन बढ़ाइए और ज्यादा बिक्री कीजिए, और उस बढ़ी हुई बिक्री पर हम आपको सीधा नकद प्रोत्साहन देंगे। अच्छा। इसका नतीजा हमने मोबाइल फोन निर्माण में देखा है। कुछ साल पहले तक हम ज्यादातर फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, और अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। इस स्कीम का मकसद भारत को सिर्फ असेंबल करने वाला देश नहीं, बल्कि एक असली मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो आज हमने रुपए के मूल्य की गहराई से लेकर वैश्विक व्यापार के बड़े समझौतों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये साफ है कि किसी देश का आर्थिक स्वास्थ्य निर्यात, आयात, नियमों और वैश्विक रिश्तों के एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ है। बिल्कुल, ये एक ऐसी मशीन है जिसका हर पुर्जा दूसरे से जुड़ा है। REIR में जरा सा बदलाव
किसी छोटे शहर के निर्यातक की किस्मत बदल सकता है। और जिनेवा में WTO का लिया एक फैसला भारत के किसी उद्योग का भविष्य तय कर सकता है। सही बात, कुछ भी अलग थलग नहीं है। हमारे स्रोत एक और चिंता की ओर इशारा करते हैं, बढ़ता हुआ संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म, जहां देश अपने बाजारों को बचाने के लिए टैरिफ और दूसरी बाधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं, भारत वैश्विक सहयोग और अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? क्या आत्मनिर्भर होने का मतलब दुनिया से कट जाना है या दुनिया के साथ और स्मार्टर तरीके से जुड़ना? आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे देश की कहानी जो आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। एक कहानी कि कैसे उसने पहले अपने दरवाजे दुनिया के लिए कसकर बंद कर लिए और फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि 1991 में उसे वो दरवाजे चौड़े खुलने पड़े। बिल्कुल, और ये सिर्फ नीतियों की कहानी नहीं है, ये सोच में आए एक बुनियादी बदलाव की कहानी है। हाँ, ये समझने की कहानी है कि एक देश कैसे तय करता है कि अर्थव्यवस्था का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होगा, सरकार के या बाजार के। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आज जिस अर्थव्यवस्था में हम जी रहे हैं उसकी नींव कैसे और किन हालातों में रखी गई थी। तो सफर शुरू होता है 1947 के ठीक बाद। एक नया आजाद देश अपनी औद्योगिक किस्मत लिखने की कोशिश कर रहा है। पहला कदम क्या था? पहला बड़ा कदम था 1948 की औद्योगिक नीति। इसने एक रास्ता चुना जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। मिक्स्ड इकोनॉमी, जी, ये एक तरह से बीच का रास्ता था, न तो पूरी तरह से समाजवादी जहां सब कुछ सरकार का हो और न ही पूरी तरह से पूंजीवादी। वाह, मतलब उस वक्त सरकार ने एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का बंटवारा कर दिया था। ये लगभग ऐसा था कि ये मेरा, ये तुम्हारा और इस पर मैं नजर रखूंगी। बिल्कुल, आपने सही समझा। आज के जमाने से सोचे तो ये बहुत ही ज्यादा नियंत्रण लगता है। ये बंटवारा था कैसा? बहुत दिलचस्प तरीके से किया गया था। उद्योगों को 4 लिस्ट में बांटा गया। 4? हाँ, 4। पहली लिस्ट में थे वो उद्योग जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी, हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, मतलब जो देश की सुरक्षा से जुड़े थे। अच्छा, ये तो समझ आता है। दूसरी लिस्ट में कोयला, लोहा इस्पात जैसे 6 बुनियादी उद्योग थे, जहां नई कंपनियां सिर्फ सरकार ही शुरू कर सकती थी। ओके, तो कोर सेक्टर पर पूरा कब्जा सरकार का। और बाकी 2 लिस्ट? तीसरी लिस्ट में 18 जरूरी उद्योग थे, जैसे सीमेंट, चीनी, कागज। इन पर निजी क्षेत्र काम कर सकता था, लेकिन सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था। मतलब रेगुलेशन बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। और चौथी यानी आखिरी लिस्ट में बाकी सब कुछ था, जिसे निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया। तो आप देख सकती हैं, निजी क्षेत्र की भूमिका थी, पर बहुत ही सीमित दायरे में। इसी नियंत्रण को शायद लाइसेंस राज कहा जाने लगा। मैंने स्रोतों में IDRA 1951 कानून का जिक्र पढ़ा है। लाइसेंस राज सुनने में तो एक सरकारी शब्द लगता है, लेकिन एक आम उद्योगपति के लिए इसका मतलब क्या था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या इसका मतलब ये था कि एक छोटा सा कारखाना खोलने के लिए भी महीनों तक दिल्ली में बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे? बिल्कुल। IDRA 1951 ने इस नियंत्रण को कानूनी जामा पहना दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं और आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहती हैं। तो पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अगर आपकी फैक्ट्री चल पड़ी और आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक और लाइसेंस लेना होगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अपना ही बिजनेस बढ़ाने के लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के पास यह अधिकार था कि वो आपकी फैक्ट्री की जांच कर सकती थी, आपके खाते देख सकती थी। अरे बाप रे! और अगर उसे कुछ गड़बड़ लगी तो आपका लाइसेंस रद्द कर सकती थी। यहां तक कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट भी अपने हाथ में ले सकती थी। इसने तो इनोवेशन को एकदम रोक दिया होगा। काफी हद तक। फिर 1956 की नीति ने इस मॉडल को और पुख्ता कर दिया। उद्योगों को 3 अनुसूचियों में बांटकर सरकारी नियंत्रण को और स्पष्ट कर दिया। तो ये नियंत्रित व्यवस्था दशकों तक चलती रही। फिर 1991 में अचानक ऐसा क्या तूफान आया कि सब कुछ बदलना पड़ा? रातों रात दरवाजे खोलने की नौबत क्यों आ गई? वो तूफान नहीं, एक आर्थिक बवंडर था। 1990-91 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था, आप कह सकते हैं, हाँफने लगी थी। हाँफने लगी थी? जी। इसके कई कारण थे। खाड़ी युद्ध छिड़ गया, जिससे कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया। अच्छा। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से जो पैसा आता था,
उस पर भी असर पड़ा। देश का खजाना तेजी से खाली हो रहा था। मैंने पढ़ा है कि हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात करने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। कुछ हफ्ते नहीं, सिर्फ 15 दिन। सिर्फ 15 दिन? सोचिए, एक देश के पास सिर्फ 15 दिन का सामान खरीदने के लिए डॉलर बचे थे। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में भुगतान संतुलन का संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। देश दिवालिया होने की कगार पर था। और सरकारी घाटा? सरकार का घाटा जीडीपी के 8.5% तक पहुंच गया था। महंगाई चरम पर थी और सरकारी कंपनियां जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थीं, उनमें से कई भारी घाटे में थीं। तब जाकर एलपीजी सुधारों का दौर आया। हाँ, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये शब्द हमने बहुत सुने हैं। चलिए उदारीकरण को थोड़ा खोलते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ लाइसेंस राज को खत्म करना था? वो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम था, लेकिन कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उदारीकरण का मतलब था अर्थव्यवस्था को सरकारी जकड़न से आजाद करना। ठीक है। लाइसेंस खत्म किए गए, उद्योगों पर जो सीमाएं थीं वो हटाई गईं। लेकिन इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार हुए। बैंकों को बाजार से पैसा उठाने की आजादी मिली। प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए दरवाजे खोले गए। अच्छा, टैक्स में भी बदलाव हुए। हाँ, टैक्स की दरें घटाई गईं ताकि लोग और कंपनियां निवेश के लिए प्रोत्साहित हों। और रुपए का अवमूल्यन किया गया ताकि हमारे निर्यात सस्ते और आकर्षक बने। और फिर आया निजीकरण। इसको लेकर तो उस समय बहुत डर का माहौल था। लोगों को लगता था कि सरकार देश की चांदी यानी सबसे कीमती कंपनियां बेच रही है। डर वाजिब था, लेकिन इसके पीछे दो मुख्य विचार थे। पहला, जैसा आपने कहा, खजाना खाली था तो पैसा जुटाना एक तात्कालिक जरूरत थी। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था कुशलता बढ़ाना। ये माना गया कि कई क्षेत्रों में सरकार एक अच्छी मैनेजर साबित नहीं हुई है और निजी क्षेत्र उन कंपनियों को बेहतर तरीके से चला सकता है। बैल्को, वीएसएनएल, मारुति जैसी कंपनियों में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची। लेकिन हिस्सेदारी बेचने के भी अलग-अलग तरीके थे, है ना? हाँ, एक था अल्पसंख्यक विनिवेश, जिसमें सरकार 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रखती, यानी मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का ही रहता। ठीक है। दूसरा था रणनीतिक विनिवेश, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से कम कर लेती और मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनी को सौंप देती। हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस तिकड़ी का तीसरा हिस्सा था वैश्वीकरण, यानी दुनिया से जुड़ना। सही कहा। वैश्वीकरण का मतलब था भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनाना। विदेशी निवेश के नियम आसान किए गए ताकि विदेशी कंपनियां यहां आकर फैक्ट्री लगा सकें। बिल्कुल। और आयात पर लगने वाले भारी टैक्स को कम किया गया ताकि बाहर से सामान और तकनीक आसानी से आ सके। मकसद था भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। जाहिर है इसके फायदे हुए होंगे, लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ चिंताओं का भी जिक्र है, जैसे कि बड़ी विदेशी कंपनियां छोटे घरेलू उद्योगों को खत्म कर देंगी। बिल्कुल, ये एक दो-धारी तलवार थी। फायदे साफ थे, निवेश बढ़ा, विकास की रफ्तार तेज हुई, रोजगार के नए मौके बने। लेकिन चिंताएं भी थीं। हाँ, चिंताएं भी थी। टैक्स बचाने के लिए एमएनसीज द्वारा किए जाने वाले तिगड़म, श्रमिकों के शोषण का डर, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर। ये बहस तो आज भी जारी है। तो 1991 के बाद अर्थव्यवस्था का एक नया दौर शुरू हुआ। चलिए अब आज के कुछ जरूरी स्तंभों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के उस गुमनाम हीरो से जिसे हम एमएसएमई कहते हैं। गुमनाम हीरो, ये बिल्कुल सही शब्द है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की असली जान है। आंकड़े तो यही बताते हैं। आंकड़े देखिए, देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई हैं। ये 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, जो खेती के बाद सबसे ज्यादा है। वाह! देश की जीडीपी में इनका योगदान लगभग 29% और कुल निर्यात में 40% है। आपके आसपास की छोटी छोटी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, ये सब इसी का हिस्सा हैं। मैंने सुना है कि सरकार ने हाल ही में इनकी परिभाषा ही बदल दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें। हाँ, ये एक बड़ा और जरूरी बदलाव है। पहले परिभाषा सिर्फ निवेश पर आधारित थी, अब इसे आसान और व्यापक बना दिया गया है। नई परिभाषा में निवेश और सालाना टर्नओवर दोनों को देखा जाता है। अच्छा, तो अब क्या है परिभाषा? सूक्ष्म या माइक्रो वो है जिसका निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक। ठीक है। लघु या स्मॉल के लिए निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक। और मध्यम? और मध्यम या मीडियम के लिए निवेश 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक। ये बदलाव इसलिए जरूरी था
ताकि कंपनियां बिना डरे अपना आकार बढ़ा सकें। इतना जरूरी होने के बावजूद इनके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पैसा। बिल्कुल। क्रेडिट यानी कर्ज तक पहुंच इनकी सबसे बड़ी दुखती रग है। ज्यादातर छोटी इकाइयां अनौपचारिक होती हैं, उनके पास व्यवस्थित खाते नहीं होते। तो बैंकों को लोन देने में दिक्कत होती होगी। हाँ, बैंकों के लिए उनकी साख का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। उनके पास गिरवी रखने के लिए बड़ी संपत्ति भी नहीं होती। इसके अलावा पेमेंट में देरी होना भी एक बड़ी समस्या है। एमएसएमईज को मजबूत करने के साथ साथ सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या एनआईपी का जिक्र बार बार आता है। ये क्या बला है? एनआईपी को आप अगले 5 साल के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान कह सकते हैं। मास्टर प्लान। जी। 2020 से 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पैसा लगा रही हैं और कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा है? सबसे ज्यादा पैसा ऊर्जा, सड़क और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। और एक और शब्द सुनने में आता है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन या एनएमपी। क्या ये भी एनआईपी जैसा ही है? नहीं, ये थोड़ा अलग है, पर इसका आइडिया बहुत दिलचस्प है। देखिए, सरकार के पास बहुत सी ऐसी संपत्ति है, सड़कें, पावर प्लांट, स्टेडियम, जो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। अच्छा। तो एनएमपी का प्लान है कि इन संपत्तियों का मालिकाना हक अपने पास रखो, लेकिन इन्हें 25-30 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे दो। मतलब बेचना नहीं, किराए पर देना। बिल्कुल। वो इसे चलाएंगे, कमाएंगे और सरकार को एक मुश्त पैसा मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल एनआईपी जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी कुछ चिंताएं होंगी। जैसे कि क्या प्राइवेट कंपनी संपत्ति का सही दाम देगी? ये बिल्कुल सही चिंताएं हैं। सबसे बड़े सवाल यही हैं, संपत्ति का मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से कैसे हो? क्या इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी? इन सवालों का जवाब ही इस योजना की सफलता तय करेगा। तो इन योजनाओं का असर जमीन पर दिख रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमें अर्थव्यवस्था का हेल्थ चेकअप करना पड़ता है। और अर्थशास्त्री ये कुछ खास इंडेक्सेस से करते हैं। इनमें से एक है आईआईपी। हाँ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या आईआईपी हर महीने बताता है कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है। इसे कौन जारी करता है? इसे एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ये 3 बड़े क्षेत्रों को नापता है, खनन, विनिर्माण और बिजली। इसमें सबसे ज्यादा वजन विनिर्माण का है, लगभग 78%। और इससे जुड़ा एक और इंडेक्स है, 8 कोर उद्योगों का सूचकांक आईसीआई। ये 8 उद्योग कौन से हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये 8 उद्योग अर्थव्यवस्था की बुनियाद माने जाते हैं। सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील। ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये इतने जरूरी हैं कि अकेले इन 8 उद्योगों का वजन पूरे आईआईपी में 40% से ज्यादा है। मतलब अगर ये उद्योग अच्छा कर रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री के अच्छा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन 8 उद्योगों में सबसे बड़ा बॉस कौन है? मुझे लगता है स्टील या कोयला होगा, क्योंकि ये तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असली जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सबसे ज्यादा वजन है रिफाइनरी उत्पादों का, 28%। क्या बात कर रही हैं? मतलब पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनियां? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये थोड़ा हैरान करता है ना? हाँ। ये दिखाता है कि भारत की औद्योगिक ताकत सिर्फ कच्चा माल निकालने में नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करने में भी है। रिफाइनरी के बाद बिजली का नंबर आता है, करीब 20%, और फिर स्टील का करीब 18%। यह सच में एक दिलचस्प जानकारी है। अब उस सबसे अनोखी बात पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में सामने आती है, जो भारत की आर्थिक कहानी को दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग करती है। ज्यादातर देश एक तय रास्ते पर चलते हैं, खेती, फिर कारखाने और फिर सेवाएं। लेकिन भारत ने बीच का एक पड़ाव लगभग फांद लिया। हम खेतों से निकलकर सीधे कीबोर्ड पर आ गए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे अनोखी खासियत है। इसके पीछे 1991 के सुधारों का बहुत बड़ा हाथ था। वो कैसे? जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली, दुनिया भर की कंपनियों ने अपनी बैक ऑफिस सेवाओं को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया और उन्हें भारत में कम लागत पर अंग्रेजी बोलने वाले कुशल लोग मिल गए। आईटी और सॉफ्टवेयर क्रांति ने इसे और हवा दी
और इसी वजह से हमारा सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही रॉकेट की तरह आगे निकल गया। बिल्कुल। लेकिन इस छलांग ने एक पहेली भी खड़ी कर दी है ना? हमारे स्रोत बताते हैं कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तो 50% से ज्यादा है, लेकिन ये उस अनुपात में नौकरियां नहीं दे पाया। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और फाइनेंस को बहुत ज्यादा कुशल लोगों की जरूरत होती है। ये उस विशाल आबादी को रोजगार नहीं दे सकता जो कम कुशल है और खेती से बाहर निकल रही है। इसीलिए मेक इन इंडिया जैसी पहलों पर इतना जोर दिया जाता है। जी, क्योंकि माना जाता है कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता विनिर्माण क्षेत्र में ही है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि भारत की आर्थिक यात्रा सीधी सपाट नहीं रही है। हमने एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से शुरुआत की, फिर 1991 के संकट ने हमें दुनिया के लिए खुलने पर मजबूर किया। और आज हम एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है, जो हमारे स्रोतों में भी उठाया गया है। क्या भारत एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना सिर्फ सेवाओं के दम पर एक विकसित देश बन सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सेवा क्षेत्र ने हमें विकास दर तो दी है, लेकिन रोजगार का संकट बना हुआ है। शायद भविष्य का रास्ता किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक पुल बनाने में है। असली चुनौती ये है कि हम अपनी सेवाओं की ताकत का इस्तेमाल अपने विनिर्माण को स्मार्ट बनाने में कैसे करें, ताकि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा ना रहे, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बने जो आज भी एक बेहतर मौके की तलाश में। आज हम भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। आजादी के बाद एक नए देश ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया, और इसका सबसे बड़ा औजार था प्लानिंग। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें भारत की प्लानिंग के पूरे सफर पर ले जाएगी। मतलब आजादी के बाद की पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज के नीति आयोग तक। और इस सफर का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कब क्या हुआ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की आर्थिक सोच कैसे बदली, कौन से बड़े दांव खेले गए जो काम कर गए और कौन से नहीं कर पाए। हाँ, और वो कौन सी मजबूरियां थीं जिनकी वजह से हमें वो 65 साल पुराने मॉडल को अलविदा कहना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो गरीबी के दलदल से निकलकर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाना चाहता था। सही कहा। तो चलिए इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आजादी के ठीक बाद भारत को एक केंद्रीय आर्थिक योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब सब कुछ बाजार पर क्यों नहीं छोड़ दिया गया। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो जिसे अर्थशास्त्री निम्न स्तरीय संतुलन जाल कहते हैं। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह के दलदल में फंसी हुई थी। ज्यादातर लोग खेती से मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, तो वो बचत क्या ही करते। सही बात है। और जब आम लोगों और कंपनियों के पास बचत ही नहीं है, तो बैंकों के पास बड़े कारखानों, सड़कों या बांधों में निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आता। और बिना बड़े निवेश के नई नौकरियां नहीं बनती और लोगों की आय नहीं बढ़ती। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे तोड़ने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा धक्का लगाना जरूरी था। बाजार वो अपने आप ये काम नहीं कर सकता था। यानी सरकार को खुद ड्राइवर की सीट पर बैठना पड़ा। और मजे की बात यह है कि ये सोच आजादी के बाद अचानक से नहीं आई। इसकी जड़ें तो आजादी से भी पहले की हैं। मुझे याद है 1934 में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की एक किताब आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। वो एक तरह से भारत में प्लानिंग की सोच का शंखनाद था। उसमें 10 साल में देश की आय को दुगना करने जैसा, मतलब उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा सपना देखा गया था। और फिर 1938 में पंडित नेहरू पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी, जिसका साफ मानना था कि स्टील, बिजली, केमिकल जैसे जो जरूरी उद्योग हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और इसमें सिर्फ नेता ही नहीं, उद्योगपति भी शामिल थे। 1943 का बॉम्बे प्लान, जिसे जेआरडी टाटा और घनश्याम दास बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने बनाया था, वो भी तो एक तरह की योजना ही थी। हाँ, और वो भी कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। 15 साल के अंदर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और देश में एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने का लक्ष्य था। तो आप देखिए, आजादी के समय तक ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि भारत का भविष्य प्लानिंग के रास्ते ही बनेगा। तो इन्हीं सब विचारों ने 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को जन्म दिया। ये वो मशीनरी थी जिसे भारत की आर्थिक तकदीर लिखने का जिम्मा सौंपा गया। ये काम कैसे करती थी? इसका ढांचा क्या था? योजना आयोग एक बहुत ही ताकतवर संस्था थी।
प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते थे अच्छा। और इसमें एक उपाध्यक्ष के साथ साथ वित्त मंत्री, कुछ और कैबिनेट मंत्री और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते थे। इसे आप देश का आर्थिक दिमाग कह सकते हैं। लेकिन दिमाग तो दिल्ली में था, शरीर तो पूरे देश में फैला था, जिसमें राज्य भी थे। योजनाओं को लागू तो राज्यों को ही करना था, तो दिल्ली में बैठकर बनाई गई योजनाएं राज्यों पर थोपी ना जाए, इसका क्या इंतजाम था? बहुत अच्छा सवाल है। और इसी के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी हाँ, बनाई गई। एनडीसी, हाँ इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते थे, जी। लेकिन इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते थे। कोई भी पंचवर्षीय योजना एनडीसी से मंजूरी मिले बिना लागू नहीं हो सकती थी। मतलब ये एक तरह से योजनाओं को राष्ट्रीय सहमति देने का एक मंच था। बिल्कुल। तो ये तो हो गई मशीनरी की बात, पर इन योजनाओं का बड़ा लक्ष्य क्या था? ये सिर्फ 5 साल के आंकड़े तो नहीं थे, इनके पीछे कोई लंबी सोच भी तो होगी। हाँ, 4 बड़े और स्थायी लक्ष्य थे जो लगभग सभी योजनाओं में मौजूद रहे। पहला था विकास, ग्रोथ। यानी देश की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा करना, ज्यादा उत्पादन करना। ठीक है। दूसरा था आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। हाँ। यानी सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे नए और बेहतर तरीकों से, नई तकनीक से करना। और तीसरा था समानता, इक्विटी, जो बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। इसका मतलब था कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ अमीरों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि समाज के गरीब और पिछड़े तबकों तक भी पहुंचे। और चौथा लक्ष्य, जो शायद उस दौर में सबसे ज्यादा भावनात्मक और रणनीतिक था, वो था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब था कि हम खाने के अनाज से लेकर जरूरी मशीनों और तकनीक तक किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहें। इसके पीछे सोच ये थी कि जो देश अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसकी संप्रभुता हमेशा खतरे में रहती है। सही बात है। तो चलिए अब इन योजनाओं के सफर पर निकलते हैं। 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आईं। पहली योजना वो तो पूरी तरह से खेती पर ही केंद्रित थी, है ना? बिल्कुल। उस वक्त भारत अनाज का बहुत बड़ा आयातक था। देश को खिलाना पहली प्राथमिकता थी। हाँ। इसलिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए और सारा जोर खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर था। और सच कहूं तो ये योजना काफी सफल भी रही। और फिर आती है दूसरी योजना 1956 से 61, और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। हाँ। और इसने मानो भारतीय अर्थव्यवस्था का गियर ही बदल दिया। खेती से सीधे भारी भरकम उद्योगों पर ये एक बहुत बड़ा दाव था। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसी दाव था। सोच ये थी कि अगर हम आज खाने के लिए गेहूं आयात कर भी लें, लेकिन उस पैसे से स्टील प्लांट लगाएं, तो कल हम उस स्टील से ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियां बना सकेंगे। अच्छा। और उन ट्रैक्टरों से हम इतना गेहूं उगा लेंगे कि हमें कभी आयात ही ना करना पड़े। ये आज का दर्द कल का फायदा वाली सोच थी, जिसने भारत के औद्योगिक आधार की नींव रखी। भले ही इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई हो। बिल्कुल। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के विशाल स्टील प्लांट इसी दाव का नतीजा थे। लेकिन हर दाव सफल नहीं होता। तीसरी योजना 1961 से 66, वो तो बहुत मुश्किलों भरी रही। 2 युद्ध हुए। हाँ, चीन और पाकिस्तान से, और भयानक सूखा भी पड़ा। तो तीसरी योजना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। हाँ, इसी वजह से 1966 से 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया और इसकी जगह 3 एक-एक साल की योजनाएं बनाई गई। इसी अनुभव से सीखते हुए चौथी योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर फिर से जोर दिया गया। इसी दौर में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हरित क्रांति ने भी रफ्तार पकड़ी। हाँ, और 5वीं योजना का नारा गरीबी हटाओ तो आज भी सबको याद है। बिल्कुल। लेकिन 5वीं योजना के बाद देश ने राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर देखा। जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह रोलिंग प्लान का एक नया प्रयोग किया। रोलिंग प्लान ये क्या था? मतलब एक ऐसा प्लान जो हर साल अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की समीक्षा करता था, फिक्स्ड नहीं था। ये तो एक बड़ा बदलाव था। मतलब फिक्स्ड प्लान की जगह एक फ्लेक्सिबल प्लान। हाँ, हालांकि ये प्रयोग लंबा नहीं चला, लेकिन इसने पहली बार योजना के केंद्रीकृत मॉडल पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया। इसके बाद आई छठी और 7वीं योजनाओं ने गरीबी उन्मूलन और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, और एक तरह से ये 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। और जब 1992 में 8वीं योजना आई,
तो वो एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। एलपीजी सुधारों की दुनिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सही कहा। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को एक बड़ी भूमिका दी गई। लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया गया और नतीजे भी दिखे। आर्थिक विकास की दर 6.8% तक पहुंच गई, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अगर हम इस पूरे 65 साल के दौर को देखें तो इसका लेखा जोखा क्या कहता है? क्या बड़ी कामयाबियां रहीं और कहाँ हम चूक गए? देखिए, कामयाबियों की लिस्ट काफी लंबी है। जीडीपी विकास दर, जो आजादी के समय 1-2% पर अटकी हुई थी, वो 8-9% तक पहुंची। एक मजबूत औद्योगिक आधार बना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत काफी कम हुआ। और सबसे बड़ी बात, खाद्य उत्पादन में हम एक आयातक देश से एक निर्यातक देश बन गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ बड़ी विफलताएं भी थीं जिनकी वजह से शायद इस मॉडल को बदलना पड़ा, जैसे कि वो एक ही नीति सब पर लागू वाला नजरिया। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। जो योजना केरल के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो बिहार के लिए भी काम करे। क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरतें और क्षमताएं अलग हैं। लेकिन योजना आयोग का मॉडल काफी हद तक केंद्रीकृत था, जो इस विविधता को नजरअंदाज करता था। इसके अलावा भूमि सुधारों को सही से लागू न कर पाना और रोजगार पैदा करने की धीमी रफ्तार भी बड़ी चिंताएं थी। विकास तो हुआ, पर उतना रोजगार पैदा नहीं हुआ जिसे जॉबलेस ग्रोथ भी कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो हमारी जरूरत के हिसाब से पूंजी निवेश हमेशा कम रहा। दूसरा, हमारे पास कुशल यानी स्किल्ड मजदूरों की भारी कमी थी। और तीसरा, उद्योगों को लंबी अवधि का कर्ज देने वाले विशेष निवेश संस्थानों का भी अभाव था। तो इन्हीं सब कमियों के चलते 12वीं योजना के बाद इस 65 साल पुराने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इसकी जगह आया नीति आयोग। क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव था या कुछ बुनियादी तौर पर अलग था? ये एक बुनियादी बदलाव था और सबसे बड़ा फर्क सोच का था। योजना आयोग एक तरह से मास्टर की भूमिका में था। मास्टर? हाँ, जो योजनाएं बनाता था, राज्यों को फंड देता था और एक तरह से उन्हें नियंत्रित करता था। उसका तरीका टॉप डाउन था, यानी योजना ऊपर बनती थी और नीचे लागू होती थी। और नीति आयोग? नीति आयोग एक दोस्त या सलाहकार की तरह है। इसे एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है। अच्छा। इसका काम है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब ये सहकारी संघवाद क्या है? इसका मतलब है टीम इंडिया की भावना। टीम इंडिया? हाँ, जहां केंद्र और राज्य दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं, जो मिलकर देश की समस्याओं का हल निकालेंगे। न कि केंद्र दिल्ली में बैठकर फैसले सुनाएगा। और इसका तरीका बॉटम अप है। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर। बिल्कुल। यानी योजना अब किसी गांव की पंचायत की जरूरत से शुरू होकर जिले और राज्य से होते हुए केंद्र तक पहुंचेगी, ना कि ऊपर से नीचे आएगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दोस्त और सलाहकार। लेकिन क्या एक दोस्त देश की अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकता है, खासकर जब उसके पास योजना आयोग की तरह राज्यों को पैसा बांटने की ताकत ना हो? ये एक बड़ा फर्क है ना? ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फर्क है। योजना आयोग राज्यों को फंड आवंटित करता था, जिससे उसे एक तरह की ताकत मिलती थी। नीति आयोग के पास ऐसी कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं। इसका काम सिर्फ सलाह देना, नीतियां बनाना और राज्यों की मदद करना है। इसने केंद्र राज्य संबंधों की पूरी डायनामिक्स को बदल दिया है। तो नीति आयोग ने अब तक किया क्या है? इसके कुछ ठोस काम क्या है? इसके कई काम हैं, जैसे भारतीय रेलवे में सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट देना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाना, और एक और दिलचस्प काम है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी के बाद अब ये प्रतिस्पर्धी संघवाद। हाँ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब है राज्यों के बीच एक स्वस्थ कंपटीशन पैदा करना। अच्छा। नीति आयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसे कई पैमानों पर राज्यों की रैंकिंग जारी करता है, जैसे स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनता है। इससे राज्यों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीति आयोग की कोई बुराई नहीं करता। जो हमारे पास जानकारी है उसमें इसकी कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। पहली तो ये कि योजना आयोग की तरह ये भी एक संवैधानिक या कानूनी संस्था नहीं है। मतलब? बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री के एक आदेश से बनी है। तो ये संसद के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि ये बस एक सलाहकार बनकर रह गया है, जिसके पास असली ताकत नहीं है। बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि जीएसटी जैसी बड़ी आर्थिक नीति को बनाने में इसकी कोई खास भूमिका नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि ये निवेश को प्रभावित नहीं करता, जबकि योजना आयोग सार्वजनिक निवेश को एक दिशा देता था। और सबसे बड़ी चिंता ये जताई जाती है कि इसकी स्थापना के बावजूद
देश में आर्थिक असमानता कम होने के बजाय बढ़ी है। तो हमने भारत की आर्थिक योजना का ये पूरा सफर देखा। योजना आयोग के केंद्रीकृत कंट्रोलर वाले मॉडल से लेकर नीति आयोग के ज्यादा सहयोगी थिंक टैंक वाले मॉडल तक। ये सिर्फ एक संस्था का दूसरी संस्था में बदलना नहीं है, ये देश की आर्थिक सोच का बदलना है। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो यह एक ऐसे राज्य से बदलाव है जो अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर नियंत्रित करता था, एक ऐसे राज्य की ओर जो एक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। ये 1950 के भारत और आज के भारत के बीच के फर्क को दिखाता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सोचने की जरूरत है। किसी देश की आर्थिक रणनीति के लिए इसका क्या मतलब है जब उसकी केंद्रीय योजना बनाने वाली संस्था अब पैसे को नियंत्रित नहीं करती? एक सरकार अपने बड़े विजन के लिए संसाधनों को सीधे बांटे बिना सिर्फ सलाह देकर देश को कैसे दिशा दे सकती है? यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को उन तरीकों से बदलता है जिन्हें शायद हम अभी भी पूरी तरह से समझ रहे हैं। आज हमारे पास आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ स्टडी नोट्स हैं। विषय है अर्थशास्त्र का परिचय। अब अर्थशास्त्र सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े ग्राफ और मुश्किल शब्द आने लगते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इन नोट्स को देखने के बाद मुझे लगा कि ये असल में चुनावों का विज्ञान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ देशों या बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में नहीं है। अच्छा। ये हमारे हर रोज के फैसलों के बारे में है। हर बार जब हम एक चीज को हाँ कहते हैं तो हम अनगिनत दूसरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। और अर्थशास्त्र इसी ना की कीमत को समझने में हमारी मदद करता है। नोट्स में से ही अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया है। अच्छा, तो मतलब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है? हाँ, सच पूछिए तो ये आइडिया ही पूरे अर्थशास्त्र की नींव है। तो फिर ये सब कुछ कमी यानी स्कैर्सिटी की परिभाषा से शुरू होता है। नोट्स कहते हैं कि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, पर उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। बिल्कुल, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लगती है ना? हाँ। हमारे पास 24 घंटे ही हैं, पैसे सीमित हैं, ऊर्जा सीमित है। अर्थशास्त्र बस इसी संतुलन का अध्ययन है कि एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक देश इन सीमित साधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करता है। और इसे देखने के दो मुख्य चश्मे हैं, जैसा नोट्स में लिखा है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? मशहूर पेड़ और जंगल वाली मिसाल यहाँ एकदम फिट बैठती है। अच्छा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि, हाँ। वो एक पेड़ का अध्ययन है। ये जूम इन करके देखता है। जैसे एक ग्राहक किसी चीज की कितनी कीमत देगा, एक कंपनी कितने मजदूर रखेगी, या फिर प्याज की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई। हाँ। इसके मुख्य औजार हुए मांग और आपूर्ति। बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर पूरे जंगल को एक साथ देख रहा है। हाँ, वो जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखता है। पूरे जंगल की सेहत कैसी है, क्या जंगल बढ़ रहा है या मतलब सूख रहा है। यानी देश की कुल आमदनी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब। सही। ये बड़े सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आते हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो पेड़ और जंगल, ये साफ है। अब इस जंगल यानी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? नोट्स में उत्पादन के 4 कारक यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है। हाँ, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 इंजन हैं। इनके बिना कुछ भी बनाना या कोई भी सेवा देना मुमकिन नहीं है। तो पहला है भूमि यानी लैंड। इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा हुआ? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हमें कुदरत से मुफ्त में मिला है। अच्छा। सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि नदियां, पहाड़, खनिज, जंगल, हवा, ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। समझ गया। दूसरा कारक तो श्रम होगा, लेबर। सही। उत्पादन में लगने वाला कोई भी मानवीय प्रयास, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो श्रम कहलाता है। मतलब एक मजदूर जो ईंट हो रहा है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड लिख रहा है, दोनों श्रम का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा है पूंजी, कैपिटल। यहां मैं हमेशा थोड़ा उलझ जाता हूं। क्या पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब पैसा नहीं, बल्कि वो मानव निर्मित चीजें हैं जो आगे उत्पादन में मदद करती हैं। कोई उदाहरण? सोचिए, अगर एक दर्जी अपने हाथ से कपड़े सिलता है तो वो श्रम है। लेकिन अगर वो एक सिलाई मशीन खरीद लेता है
तो वो मशीन पूंजी है। क्योंकि वो मशीन उत्पादन को तेज कर रही है। हाँ, और वो इंसान ने बनाई है। तो फैक्ट्री, मशीनें, कंप्यूटर, सड़कें, ट्रक, ये सब पूंजी हैं। अच्छा, तो पैसा पूंजी नहीं है बल्कि पैसे से खरीदी गई मशीन पूंजी है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और चौथा, जो इन सबको एक साथ लाता है? वो है सबसे जरूरी मसाला, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ। ये वो इंसान या टीम है जो इन तीनों चीजों, भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ लाने का जोखिम उठाती है। ये वो व्यक्ति है जो सपना देखता है। जैसे धीरूभाई अंबानी। एकदम सही उदाहरण। उनके पास शुरुआत में अपनी जमीन, बहुत सारे मजदूर या बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक आइडिया था और जोखिम उठाने का जिगरा था। वही उद्यमिता है। और यहीं पर फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम की बात आती है। नोट्स के हिसाब से ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जो एक कंपनी के लिए लागत यानी कॉस्ट है, वही इन चारों कारकों के मालिकों के लिए आय यानी इनकम है। कैसे? सोचिए, कंपनी जमीन के इस्तेमाल के लिए किराया देती है। रेंट? हाँ, तो वो कंपनी की लागत और जमीन के मालिक की आय। ठीक है। वो मजदूरों को मजदूरी वेज देती है, वो उसकी लागत, मजदूर की आय। वो पूंजी पर ब्याज चुकाती है, इंटरेस्ट। और इन सब खर्चों के बाद जो बचता है वो उद्यमी का मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन चारों इंजनों को कंट्रोल कौन करेगा? एक व्यक्ति, कंपनी या फिर सरकार? यहीं से पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बहस शुरू होती है ना? एकदम। ये तीन अलग अलग जवाब हैं इसी एक सवाल के कि बॉस कौन है। तो सबसे पहले पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। हाँ, इसमें बॉस आम लोग और प्राइवेट कंपनियां होती हैं। उत्पादन के सारे साधन, मतलब फैक्ट्री, जमीन, सब उन्हीं के होते हैं। और सरकार की भूमिका? बहुत कम, बस नियम कानून बनाना और सुरक्षा देना। यहाँ सब कुछ मुनाफे के लिए होता है और कीमतें बाजार तय करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि हर कोई बेहतर करने की कोशिश करेगा, जिससे इनोवेशन होगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा की वजह से कुशलता और नवाचार को बहुत बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी है। वो क्या? इससे सारा पैसा और संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो सकती है और अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा मॉडल है समाजवाद, सोशलिज्म। यहाँ तो बॉस सरकार होती है। सही। समाजवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का या कह लें समाज का कंट्रोल होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी लगभग नहीं होती। तो फिर ये कौन तय करता है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा? एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी। और यहाँ मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर लक्ष्य यही है। पर क्या असल में ऐसा हो पाता है? क्या इससे एक नई तरह की असमानता पैदा नहीं होती, जहां सारी ताकत सरकार के कुछ अधिकारियों के हाथ में आ जाती है? आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। व्यवहार में इसके साथ बड़ी चुनौतियां आती हैं। जब सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है तो नौकरशाही और लाल फीताशाही, मतलब रेड टेपिज्म, बहुत बढ़ जाता है। और शायद ग्रोथ भी धीमी हो जाती होगी। हाँ, क्योंकि जब मुनाफे आगे बढ़ने का कोई इंसेंटिव ही नहीं होता, तो अक्सर लोग मेहनत करना कम कर देते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ये दो एक्सट्रीम मॉडल हो गए, एक में सब कुछ प्राइवेट, दूसरे में सब कुछ सरकारी। लेकिन भारत की कहानी तो इन दोनों के बीच की है। नोट्स कहते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बिल्कुल। भारत जैसे मॉडल में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां साथ साथ काम करती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका दोहरी हो जाती है। हाँ, एक तरफ वो रेलवे, डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर खुद चलाती है, दूसरी तरफ वो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक ऐसा माहौल बनाती है जहां वो फल फूल सके। कोशिश ये होती है कि पूंजीवाद की रफ्तार और समाजवाद का सामाजिक संतुलन, दोनों के फायदे मिले। सही। लेकिन इसमें दोनों के नुकसान भी तो आ सकते हैं। जैसे सरकारी कंपनियों में अकुशलता और प्राइवेट सेक्टर की वजह से बढ़ती असमानता। निश्चित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक रस्सी पे चलने जैसा समझिए। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आजादी के बाद से भारत की आर्थिक नीतियां लगातार बदलती रही हैं। कभी समाजवाद की तरफ झुकाव रहा तो 1991 के बाद पूंजीवाद की तरफ। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। ठीक है, तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां प्राइवेट सेक्टर को काफी आजादी मिलती है, ये कैसे तय होता है कि ये किलो चीनी 40 रुपए की होगी या 50 की? बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ कोई सरकारी कमेटी तो बैठी नहीं है। नहीं, यहीं पर बाजार की वो दो अदृश्य ताकतें काम आती हैं जिनका जिक्र नोट्स में है, मांग और आपूर्ति। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, ये किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था का दिल है। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड।
ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हम्म। चीज महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे, सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, ये ग्राहक के नजरिए से है। अगर बाकी चीजें ना बदलें तो कीमत और मांग में उल्टा रिश्ता होता है। जैसे नोट्स की टेबल दिखाती है कि जब कीमत 20 थी तो मांग 180 यूनिट थी। लेकिन जैसे ही कीमत 60 हुई, मांग घटकर 100 रह गई। बिल्कुल। अब आते हैं आपूर्ति के नियम, लॉ ऑफ सप्लाई पर। ये दुकानदार या प्रोड्यूसर के नजरिए से है। अच्छा, तो ये इसका उल्टा होगा। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो दुकानदार उसे और ज्यादा बेचना चाहेगा ताकि ज्यादा मुनाफा हो। एकदम सही। यहाँ कीमत और आपूर्ति में सीधा रिश्ता है। जब कीमत 20 थी तो सप्लायर सिर्फ 100 यूनिट बेच रहे थे, पर जब कीमत 60 हो गई तो उन्होंने 180 यूनिट बेचना शुरू कर दिया। और जब ये दोनों ताकतें बाजार में टकराती हैं, तब जादू होता है। नोट्स में एक ग्राफ है जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। उसे बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम कहा गया है। ये क्या है? वो संतुलन बिंदु ही बाजार का मैजिक पॉइंट है। ये वो कीमत है जिस पर खरीदार जितना सामान खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले ठीक उतना ही सामान बेचना चाहते हैं। मतलब न कोई कमी न कोई फालतू सामान। एग्जैक्टली, उस पॉइंट पर सब खुश। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि बाजार खुद को ठीक कर लेता है, इसका मतलब यही है। मान लीजिए टमाटर बहुत ज्यादा उग गए, तो क्या होगा? अगर टमाटर की पैदावार ज्यादा हो गई तो आपूर्ति मांग से ज्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं सरप्लस। सरप्लस। मंडियों में टमाटर सड़ने लगेंगे। हाँ, ऐसे में बेचने वालों को अपनी कीमतें गिरानी पड़ेंगी ताकि माल बिक जाए, और कीमतें तब तक गिरेंगी जब तक वो वापस संतुलन बिंदु पर न आ जाए। और अगर बारिश की वजह से फसल खराब हो गई और टमाटर कम हुए तो? तब मांग आपूर्ति से ज्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्टेज। अब खरीदार कम टमाटरों के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होंगे। इससे कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ते बढ़ते वापस संतुलन पर आ जाएंगी। ये सब किसी सरकारी आदेश के बिना अपने आप होता है। कमाल है। इसमें एक और थोड़ी मुश्किल लगने वाली बात है, वक्र पर गति और वक्र का खिसकना। मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। हाँ, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे बाजार में प्याज के मिसाल से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आज प्याज की कीमत 50 रुपए किलो है। अगर कल सिर्फ प्याज की कीमत घटकर 40 रुपए हो जाती है और लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो हम उसी डिमांड वाली लाइन पर नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इसे कहते हैं मांग का विस्तार या वक्र पर गति। बदलाव सिर्फ कीमत की वजह से हुआ है। ठीक है, ये तो आसान था। तो फिर वक्र का खिसकना क्या है? अब सोचिए, प्याज की कीमत 50 रुपए ही है, लेकिन अचानक मीडिया में खबर आती है कि रोज प्याज खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब क्या होगा? लोग 50 रुपए में ही पहले से ज्यादा प्याज खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल, यही है वक्र का खिसकना या शिफ्ट ऑफ द कर्व। अच्छा, यहाँ कीमत नहीं बदली, लेकिन लोगों की पसंद, जैसे किसी भारी कारण से उसी कीमत पर मांग बढ़ गई, तो पूरी की पूरी डिमांड लाइन ही दाईं ओर खिसक जाएगी। इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तो संक्षेप में देखें तो पूरी कहानी कमी और चुनाव से शुरू हुई। हमने देखा कि इसे समझने के दो नजरिए हैं, माइक्रो और मैक्रो। फिर हमने अर्थव्यवस्था के 4 इंजन समझे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। सही। फिर देखा कि इन इंजनों को चलाने के 3 मॉडल हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और भारत जैसा मिश्रित मॉडल। और आखिर में हमने बाजार के उस अदृश्य डाउन्स को समझा जिसे मांग और आपूर्ति कहते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है, और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक शक्तिशाली विचार पर ले आती हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, ये अर्थशास्त्र का सबसे जरूरी सबक है जो सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए है। यानी वही कीमत जो हम किसी दूसरे विकल्प को ठुकरा कर चुकाते हैं। बिल्कुल। हर फैसले की एक लागत होती है, और वो लागत हमेशा पैसों में नहीं होती। वो उस अवसर की लागत है जिसे आपने गंवा दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 घंटा है। आप उस 1 घंटे में ये चर्चा सुन सकते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर मैं ये सुनता हूं तो मैं सोशल मीडिया पर हो रही मजेदार चीजों को मिस कर रहा हूं। वो मेरी अवसर लागत है। सही। और अगर आप सोशल मीडिया चुनते हैं तो आप अर्थशास्त्र के इन मूल सिद्धांतों को समझने का मौका खो देते हैं। वो आपकी उस फैसले की अवसर लागत है। हर चुनाव में एक त्याग शामिल है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए एक सवाल ये है कि हम अपने सबसे कीमती साधन यानी समय को कहाँ लगा रहे हैं? ये गहरा सवाल है।
1 घंटे की वेब सीरीज देखने की अवसर लागत शायद वो 1 घंटा हो सकता है जिसमें कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी। या परिवार के साथ वक्त बिताया जा सकता था। बिल्कुल। और ये सवाल अर्थशास्त्र को सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने का एक औजार बना देता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, लेकिन फिर भी लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी नौकरी वो पाना आज भी एक सपना क्यों बना हुआ है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं। रोजगार के आंकड़े हैं, विकास के मॉडल्स हैं और IMF जैसी वैश्विक संस्थाएं भी हैं। और ये पहेली सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब ऐसा लगता है कि देश की तिजोरी तो भर रही है पर आम आदमी की जेब वो कहीं ना कहीं खाली रह जा रही है। आज हम इसी विरोधाभास की तह तक जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी ग्रोथ वाकई जॉबलेस है, इसके पीछे की वजहें क्या है और ये हमें एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ ले जा रही हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम रोजगार या बेरोजगारी की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जैसे लेबर फोर्स। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, देखिए, इसे ऐसे समझिए कि देश की जो कुल आबादी है वो एक बहुत बड़ा गोला है। ठीक है। अब इसमें से बच्चों और बुजुर्गों को हटा दें तो जो बचता है वो है वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब जो लोग काम करने की उम्र के हैं। अच्छा। पर इसमें भी सब लोग काम करना नहीं जानते या कर नहीं सकते, जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो घर संभाल रहे हैं। तो जो लोग असल में काम करने के इच्छुक हैं और उपलब्ध भी हैं, उन्हें मिलाकर बनता है लेबर फोर्स। ओके, तो लेबर फोर्स मतलब जो काम करना चाहते हैं। हाँ, और इसी लेबर फोर्स में 2 हिस्से हैं। एक जिन्हें काम मिल गया वो एम्प्लॉयड है और दूसरे जो काम ढूंढ तो रहे हैं पर उन्हें मिला नहीं, वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये साफ हुआ। लेकिन बेरोजगारी भी तो कई तरह की होती होगी। मेरा मतलब है, क्या हर तरह की बेरोजगारी एक जैसी चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बेरोजगारी तो कह सकते हैं अस्थायी और स्वाभाविक होती है, जैसे कोई नौकरी बदलकर दूसरी ज्वाइन करने के बीच कुछ हफ्ते खाली हैं। अच्छा, उसे फ्रिक्शनल कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, उसे फ्रिक्शनल कहते हैं। लेकिन चिंता की बात तब होती है जब बेरोजगारी स्ट्रक्चरल हो। स्ट्रक्चरल मतलब ढांचे में ही कोई गड़बड़ है। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के ढांचे में ही कुछ गड़बड़ है। टेक्नोलॉजी बदल गई पर लोगों के पास नई स्किल नहीं है, या फिर जिस तरह की नौकरियां बाजार को चाहिए वैसी नौकरियां बनी नहीं रहीं। भारत की ज्यादातर समस्या इसी से जुड़ी है। अच्छा, और यहीं पर आकर मैं सबसे ज्यादा उलझा जाता हूँ। जॉबलेस ग्रोथ, ये शब्द ही अपने आप में बड़ा विरोधाभासी लगता है तो मतलब देश अमीर हो रहा है, GDP बढ़ रही है, पर नौकरियां नहीं बढ़ रही। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, और यहीं पर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी? हाँ, इससे आप अर्थव्यवस्था का जॉब इंजन समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा ये इंजन कितना ताकतवर है। जॉब इंजन? ये सुनने में तो मजेदार लग रहा है, समझाइए जरा। सोचिए कि GDP ग्रोथ पेट्रोल है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ये मापती है कि 1 लीटर पेट्रोल में यानी 1% GDP ग्रोथ होने पर हमारा जॉब इंजन कितनी दूर जाता है, मतलब कितनी नौकरियां पैदा करता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1990 के दशक में हमारा ये इंजन 1 लीटर पेट्रोल में 0.4 किलोमीटर चलता था, यानी 1% GDP ग्रोथ से 0.4% नौकरियां बढ़ती थीं। ठीक है, 90s में 0.4 और आज वही इंजन 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 0.2 किलोमीटर या उससे भी कम चल रहा है। इंजन कह सकते हैं कमजोर हो गया है। अरे सिर्फ 0.2। इसका मतलब तो ये हुआ कि 90 के दशक में जितनी नौकरियां पैदा करने के लिए 5% की GDP ग्रोथ काफी थी, हाँ, आज उतनी ही नौकरियों के लिए हमें 10% की रफ्तार से भागना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। पर ऐसा हुआ क्यों? हमारा इंजन इतना कमजोर क्यों पड़ गया? इसके 3 मुख्य कारण हमारे स्रोतों में साफ दिखते हैं। पहला, हमारा ज्यादातर नया निवेश जो है वो पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां इंसानों से ज्यादा काम मशीनें करती हैं। बिल्कुल। दूसरा, ऑटोमेशन, जो काम पहले 10 लोग करते थे अब एक सॉफ्टवेयर कर देता है। और तीसरा, हमारी इकोनॉमी का झुकाव सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा है, जो मैन्युफैक्चरिंग की तरह भारी तादाद में नौकरियां पैदा नहीं करता। तो एक तरफ तो नौकरियां बन नहीं रही और दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि जो नौकरियां हैं भी उनके लिए सही स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ये तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। ये हमारी पहेली का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आंकड़े देखिए,
भारत में 15 से 59 साल के कामगारों में से सिर्फ 2.4% के पास ही कोई औपचारिक यानी फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है। एक मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 2.4%? हाँ, सिर्फ 2.4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसी रेस में हैं जहां हमारे 97% से ज्यादा धावकों ने दौड़ने की ट्रेनिंग ही नहीं ली है। ठीक बात। एक तरफ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी के फायदे की बात करते हैं, लेकिन ये आंकड़े तो डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही असलियत है। और अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो ये तस्वीर और भी डरावनी लगती है। जैसे भारत में फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स सिर्फ 4.69% है, चीन में ये 24%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है। 96%? हाँ, इसीलिए 2019 की इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है कि हमारे कॉलेजों से निकलने वाले सिर्फ 45.6% युवा ही सीधे नौकरी के लिए तैयार है। बाकी 54% को नौकरी देने से पहले कंपनी को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इस पूरी तस्वीर में महिलाओं की स्थिति कहाँ है? क्या उन्हें इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? दुर्भाग्य से हाँ, यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR का आंकड़ा देखना जरूरी है। ये बताता है कि काम करने की उम्र वाली कितनी प्रतिशत आबादी असल में काम कर रही है या ढूंढ रही है। और वो गिरा है बहुत ज्यादा। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं का LFPR 1990 में 30% से ज्यादा था, जो 2019 में घटकर सिर्फ 20.8% रह गया। और ये गिरावट शहरों से ज्यादा गांवों में आई है, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सरकार ने स्किल इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम तो शुरू किए हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ है? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। हाँ, सरकार की कोशिशें तो जारी हैं। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY चल रही है। इसका तीसरा संस्करण PMKVY 3.0 मांग आधारित और जिला स्तर की प्लानिंग पर फोकस कर रहा था। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि इन प्रोग्राम्स में सर्टिफिकेशन पर ज्यादा जोर है और असल में क्वालिटी स्किल और नौकरी मिलने की गारंटी पर कम। तो कह सकते हैं कि इरादे अच्छे हैं पर नतीजा मिला जुला है। तो हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ है, एक बहुत बड़ा स्किल गैप है और महिलाओं की भागीदारी भी घट रही है। ये सब मिलकर समाज में एक गहरी खाई बना रहे होंगे। बिल्कुल। और यहीं पर समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। विश्व बैंक कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सिर्फ तेजी से विकास करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ऐसा विकास करना है जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसमें गरीबी घटाना, अच्छी नौकरियां बनाना, खेती को बेहतर करना और असमानता को कम करना, ये सब शामिल है। मतलब ये सिर्फ केक का साइज बड़ा करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि सबको उसका एक टुकड़ा मिले। बिल्कुल सही। तो क्या भारत में सबको केक का टुकड़ा मिल रहा है? हमारे स्रोतों के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। कहानी काफी चिंताजनक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का एक ग्राफिक दिखाता है कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा ऊपर के सिर्फ 10% लोगों के पास है। 57%? हाँ, जबकि नीचे की 50% आबादी को सिर्फ 13% हिस्से से गुजारा करना पड़ रहा है। ये खाई बहुत गहरी है। और महिलाओं के लिए? वहां भी यही हाल है। कुल श्रम से होने वाली आय में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 18.3% है। ये हमारे पड़ोसी चीन, जहां 33.4% है, और श्रीलंका से भी काफी कम है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक विकास का फायदा पुरुषों और महिलाओं में बराबर नहीं बंट रहा है। आजकल एक नया ट्रेंड दिख रहा है, गिग वर्कर्स का। ऐप आधारित डिलीवरी या टैक्सी सर्विसेज में काम करने वाले लाखों लोग, क्या वे इस तस्वीर को बेहतर बना रहे हैं या और जटिल? वे इसे और जटिल बना रहे हैं एक तरह से। देखिए, गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है, आप अपने बॉस खुद है, लेकिन ये एक तरह का छलावा भी है। छलावा कैसे? इन वर्कर्स को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई पेड लीव नहीं। कंपनियां उनकी स्किल बढ़ाने पर भी पैसा खर्च नहीं करती, तो वे हमेशा एक अनिश्चितता में जीते हैं। ये पारंपरिक रोजगार का एक कमजोर विकल्प है। ये जो गिग वर्कर्स की असुरक्षा है और जो आय की असमानता हमने देखी, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं। मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो वैश्विक संस्थाएं आर्थिक स्थिरता की बात करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF,
वो इस तरह की अंदरूनी समस्याओं को कैसे देखती हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड्स ट्विन्स भी कहते हैं। आईएमएफ का मुख्य काम ग्लोबल आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। इसके 190 सदस्य देश है। परंपरागत रूप से इसका फोकस मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दों पर ही रहा है। जैसे किसी देश का कर्ज, महंगाई दर, इन सब पर। हाँ, बिल्कुल। भुगतान संतुलन, कर्ज और महंगाई दर। लेकिन हाल के सालों में आईएमएफ ने भी ये माना है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ काफी नहीं है। तो क्या वे अब भारत की जॉबलेस ग्रोथ या स्किल गैप जैसी चीजों पर भी ध्यान देते हैं? हाँ, अब वो अपनी रिपोर्ट्स में असमानता, जेंडर गैप और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को भी शामिल कर रहे हैं। वो सदस्य देशों को सलाह देते हैं कि सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि ग्रोथ की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। लेकिन उनके पास इसे लागू करवाने का कोई सीधा अधिकार नहीं है। वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। और आईएमएफ काम कैसे करता है? मतलब उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो देशों को संकट में कर्ज दे सकें? इसका पूरा सिस्टम कोटा पर आधारित है। हर सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से आईएमएफ में पैसा जमा करता है। इसे ही कोटा कहते हैं। अच्छा, तो इसी कोटे से तय होता है कि देश का वोटिंग पावर कितना होगा? हाँ, वोटिंग पावर भी और उसे जरूरत पड़ने पर कितना कर्ज मिल सकता है, ये भी। आईएमएफ के पास लगभग 977 बिलियन एसडीआर के बराबर संसाधन है। एसडीआर? ये कोई करेंसी है क्या? नहीं, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट, ये कोई करेंसी नहीं है। इसे आप आईएमएफ की अपनी बनाई हुई एक रिजर्व एसेट कह सकते हैं। इसका मूल्य दुनिया के 5 बड़ी करेंसीज डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड, इनकी एक बास्केट के आधार पर तय होता है। और इस ग्लोबल हाई टेबल पर भारत की आवाज कितनी मजबूत है? भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य रहा है। फिलहाल भारत का कोटा लगभग 2.75% और वोटिंग शेयर 2.63% है। इसका मतलब है कि भारत एक महत्वपूर्ण आवाज है। लेकिन अमेरिका, जिसका वोट लगभग 16.5% है, या जापान और चीन जैसे देशों से हमारी ताकत अभी भी कम है। तो आज हमने इस पूरी पहेली को कई एंगल से देखा। हमने बेरोजगारी की बुनियादी बातों से शुरू किया, भारत के कमजोर जॉब इंजन को समझा, स्किल गैप की डरावनी हकीकत देखी और इसे समावेशी विकास और आईएमएफ की वैश्विक भूमिका से जोड़ा। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या? एक तरफ हमें रोजगार पैदा करने के लिए मेक इन इंडिया जैसी श्रम प्रधान यानी लेबर इंटेंसिव योजनाओं की जरूरत है। दूसरी तरफ तेजी से आर्थिक विकास के लिए हमें ऑटोमेशन और पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी चाहिए। हाँ, ये तो दोनों जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों रास्ते हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलेंगे? क्या तेज जीडीपी ग्रोथ और सबके लिए अच्छी नौकरियां, ये दोनों लक्ष्य एक साथ हासिल करना मुमकिन है, या हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा? ये सवाल, ये शायद आने वाले दशकों में भारत की दिशा तय करेगा।